रिबॉर्न ऑफ मैजिकल बॉयज एपिसोड 11। तक्षवी ने जल्दी से अपने हाथ की फोटो खींचकर फोन का वॉलपेपर रख लिया। वह एक्साइटेड होकर बोली, वाव, में रूमान से मिली। आज घोर तक्षवी को देख रहा था। अक्ष आज और तक्षवी की तरफ देख रहा था। वही श्रेयांशी मन में बोली, वाव, तक्षु को तो रूमान का ऑटोग्राफ भी मिल गया। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, कैसे हैं आप यंग मास्टर। अक्ष और श्रेयांशी पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक शख्स होठों पर मुस्कान लिए खड़ा था। श्रेयांशी एक्साइटेड होकर मन में बोली, अनम जायसवाल। अक्ष मुस्कान के साथ बोला, हाय मिस्टर अनम, कैसे हैं आप। अनम मुस्कान के साथ बोला, बस आपकी कृपा है। अक्ष ने बस मुस्कुरा दिया। श्रेयांशी मुंह बनाकर मन में बोली, यह तो मुझे अनम जायसवाल से नहीं मिलाएगा, मैं खुद ही मिल लेती हूँ। श्रेयांशी थोड़ा झिझकते हुए बोली, हेलो मिस्टर जायसवाल। अनम जायसवाल ने ऊपर से नीचे तक श्रेयांशी को देखा, फिर थोड़ा सोचकर बोले, आप शायद मिसेस अक्ष देशवाल है। श्रेयांशी मन में बोली, बदकिस्मती से हूं तो सही। श्रेयांशी ने हाँ में सर हिला दिया। अनम मुस्कान के साथ बोले, मिलकर अच्छा लगा, सुना है आप भी एक मॉडल है। श्रेयांशी मुस्कान के साथ बोली, जी हूं तो सही। अनम बोला, हम कैसे रहेगा अगर आप मेरी फिल्म में काम करें। श्रेयांशी खुशी से उछलना चाहती थी। वो मुस्कान के साथ बोली, क्या सच में। अनम मुस्कान के साथ बोले, हम। श्रेयांशी बोली, सभी स्टार का सपना होता है आपके फिल्म में काम करना। अनम बोला, ओके, फिर मिलते हैं, आप मेरे ऑफिस आ जाना। श्रेयांशी एक्साइटेड होकर बोली, थैंक यू सर। अनम ने एक मुस्कान के साथ अपनी पलकें झपका दी, फिर अक्ष की तरफ देखकर कहा, क्या लगता है इस बार का इवनिंग स्टार कौन होगा। अक्ष तिरछी मुस्कान के साथ बोला, वही जो उसके हकदार है। अनम ये सुनकर मुस्कान के साथ वहां से चला गया। श्रेयांशी को समझ नहीं आया कि अनम जी ने अक्ष से इस बारे में क्यों पूछा। अक्ष को कुछ याद आया और वो जल्दी से तक्षवी के पास जाकर बोला, बस हो गई पार्टी, अब चलो यहां से। तक्षवी जो सोफे पर बैठी हुई थी, खड़ी होकर कमर पर अपना दोनों हाथ रखकर बोली, क्यों जाऊं, मुझे लेकर आए थे जो मैं आपके साथ जाऊं। अक्ष आंखें छोटी कर बोला, आ तो गया ना, और घर ही जाने वाली हो, हमारे साथ चलो, हम भी घर ही जा रहे हैं। तक्षवी बोली, नहीं जाना, मैं मिस्टर खड़ूस के साथ चली जाऊंगी, आपकी कार के पीछे पीछे। अक्ष बोला, कोई जरूरत नहीं है, चलो हमारे साथ। तक्षवी चिढ़ते हुए बोला, अरे जाओ ना ईर, कौन सा मैं इसके साथ भागे जा रही हूँ, घर ही तो जा रही हूँ ना। अक्ष बोला, ओके रहो। अक्ष वहां से चला गया तो उसके साथ श्रेयांशी भी चली गई। तक्षवी सोफे पर बैठ गई। तभी उसकी नजर अपने हाथ पर लिखे रूमान की ऑटोग्राफ पर गई। वो मुस्कान के साथ फोन निकालकर एकांशी को कॉल लगा देती है। आज तक्षवी का हाथ पकड़कर उसे पार्टी से बाहर लेकर जाने लगता है। दोनों आकर कार में बैठ गए और कार तेज रफ्तार के साथ सड़क पर चलने लगी। तक्षवी एक्साइटेड होकर बोली, एकांशी, तुझे पता है मैं आज किससे मिली। एकांशी उबासी लेते हुए नींद भरी आवाज में बोली, किससे मिल लिया। तक्षवी बोली, अरे द सुपरस्टार रूमान, रूमान जायसवाल से। रूमान का नाम सुनते ही एकांशी की नींद हवा में उड़ गई। वो उठकर बिस्तर पर बैठकर हैरानी से बोली, क्या बोल रही हैं ईव, सपना देख लिया क्या। तक्षवी बोली, अरे बिल्कुल भी नहीं, वो मेरे सामने खड़ा। यू नो व्हाट ईव, वो फोटो से ज्यादा रियल लाइफ, ज्यादा हॉट लगता है। आज ने ये सुनकर मुट्ठी बना लिया था। उसे बहुत ज्यादा जेलेसी हो रही थी। वो दांत पीचते हुए मन में बोला, ऐसे तो सब कुछ भूल जाती है, उस रूमान की बात इसे कैसे याद रह रही है। एकांशी भी एक्साइटेड होकर बोली, सच में। तक्षवी बोली, हाँ, और उसने मुझसे बात की और मुझे ऑटोग्राफ भी दिया और उसके साथ। तक्षवी के हाथ से फोन नीचे गिर गया। वह आंखें बड़ी बड़ी कर आज के आंखों में देखने लगी। आज ने उसे कमर से पकड़कर आपने करीब कर लिया था और एक हाथ से उसके दोनों हाथों को पकड़कर खिड़की पर लगा दिया था। आज तक्षवी के ऊपर झुका हुआ था। उन दोनों के होठों के बीच बस सुई जितना फासला था। तक्षवी गुस्से में बोली, क्या कर रहे हो ईर, मैं बात कर रही थी ना। दूसरी तरफ एकांशी हेलो हेलो कर कॉल काटकर वापस सो जाती है। आज अपने रोबिले आवाज में बोला, क्यों, रूमान का कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं कर रही थी तुम। तक्षवी बोली, हाँ तो तारीफ के लायक है, वो हैंडसम है, हॉट है, अट्रैक्टिव है। आज ने तक्षवी को अपने और करीब कर लिया। तक्षवी को तेज दर्द हो रहा था। वो बोली, आहा छोड़ो। आज एक एक बात पर जोर देते हुए बोला, एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरे अलावा किसी और लड़के के करीब गई ना तो तुम्हारी वो हालत करूंगा जो तुमने सोचा भी ना होगा। कार रुक गई। आज ने भी तक्षवी को छोड़ दिया था। तक्षवी ने अपना फोन उठा लिया और वहां से जल्दी से भाग गई।
वह मन में बोली, इसकी हिम्मत कैसे मुझे धमकाने की, और यह होता कौन है मुझे कंट्रोल करने वाला। तक्षवी अपने रूम में गई और वॉशरूम में जाकर कपड़े बदल कर वापस आई और आकर फोन को उठा लिया। फोन का वॉलपेपर देखकर तक्षवी के होठों पर मुस्कान आ गई। ऑटोग्राफ के नीचे एक नंबर भी था। तक्षवी मन में बोली, यह नंबर क्या सच में रुमान का है? लेकिन एक्टर्स कभी अपना नंबर ऐसे किसी को नहीं देते, एक बार ट्राई करके देखते हैं। तक्षवी ने जल्दी से उस नंबर पर कॉल लगाया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रिंगिंग जा रही थी। कुछ देर बजने के बाद दूसरी तरफ से किसी ने कॉल उठाकर नर्म आवाज में कहा, हेलो। तक्षवी झिझकते हुए बोली, रुमान। फोन के दूसरी तरफ बाला शख्स तिरछी मुस्कान के साथ बोला, यस। रुमान भी समझ चुका था कि यह कौन थी। तक्षवी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई। उसकी सांस में सांस आई। उसे लगा था कि यह रियल नंबर नहीं है। रूक्ष अद्विता को विला लेकर आया था। अद्विता अपने होश में नहीं थी। वो कुछ भी बोले जा रही थी। रूक्ष उसे बिस्तर पर लेटा देता है, लेकिन अद्विता उठकर बैठ जाती है। वो नशे में लड़खड़ाती आवाज में बोलने लगी, तुम कितने अच्छे हो, लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं अच्छी नहीं हूँ। मैं बहुत बुरी हो। तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरा पास्ट बहुत बुरा है जो मुझे तुमसे प्यार नहीं करने देता। रूक्ष अद्विता को वापस लेटा कर बोला, कहा था ना मैंने, मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई मतलब नहीं है। चलो सो जाओ, सुबह बात करते हैं। रूक्ष जाने लगा, तभी अद्विता ने रूक्ष का हाथ पकड़कर बोला, पर अतीत ही मेरा वर्तमान है रूक्ष जी। आपको नहीं पता मैं आपको धोखा दे रही हूँ, धोखा दे रही हूँ। रूक्ष ने हैरानी से अद्विता के चेहरे को देखा, फिर कहा, धोखा? अद्विता दर्द भरी मुस्कान के साथ नशे में ही बोली, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, एक्स बॉयफ्रेंड मुझे छोड़कर चला गया। उसके लिए मैंने सब कुछ किया, सब कुछ। डॉक्टर की कही हर बात मानी, लेकिन वह चला गया। उसके जाते ही मुझे पता चला मैं प्री एजेंट थी। रूक्ष ये सुनकर 2 कदम पीछे चला गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी दिल में किसी ने खंजर चला दिया हो। ये धोखा भी अजीब चीज है ना, जिसे मिलता है मिलता ही रहता है। रूक्ष वहां से चला गया और एक अंधेरे कमरे में बैठकर शराब पीने लगा। उसकी आंखें लाल थी और वो ग्लास के ऊपर ग्लास पीते जा रहा था। उसका फोन बार बार बज रहा था, लेकिन वह तो जैसे इस दुनिया में था ही नहीं। सूरज की किरणें चारों तरफ फैल चुकी थी। सुबह हो चुकी थी। रात का काला अंधेरा दूर हो चुका था। लेकिन रूक्ष के दिल में चल रहा तूफान अब तक शांत नहीं हो रहा था। वो अभी भी ड्रिंक के ऊपर ड्रिंक करे जा रहा था। अद्विता सुकून से सो रही थी। तभी उसका फोन बजने लगा। वो अपने फोन को ढूंढने लगी। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। फोन मिलते ही वो बिस्तर पर बैठ गई और अपने सर पर हाथ रखकर बोली, आहा सर इतना भारी भारी क्यों लग रहा है। उसने फोन कान में रखकर हेलो कहा तो दूसरी तरफ की बातें सुनकर उसके हाथ से फोन नीचे गिर गया। वो जल्दी से बिना कुछ सोचे कमरे से बाहर आई और विला से बाहर चली गई। वो रास्ते पर अपना होश खोकर भागे जा रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। वो उसी पार्टी ड्रेस में थी जिसे उसने कल पहना था। उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसके नंगे पांव अपना होश खोकर वह भागी जा रही थी। अद्विता भागते भागते हॉस्पिटल पहुंची। उसके कपड़े खराब हो चुके थे। आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसके पैरों में खड़े रहने तक की जान नहीं बची थी। पैरों से खून निकल रहे थे। उसे वहां देखकर नस भागकर उसके पास गई और परेशान होकर बोली, अद्विता अभी की हालत बहुत खराब है, प्लीज जल्दी से डॉक्टर आरडी को बुलाऊं, वरना उसकी जान खतरे में है। अद्विता होश में आई और परेशान होकर बोली, लेकिन मैं अभी तक पता नहीं कर पाई डॉक्टर आरडी कहाँ है। नस घबराकर बोली, यह तुम क्या बोल रही हो? बच्चा अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और तुम कह रही हो तुमने अभी तक डॉक्टर की पता भी नहीं लगाया। सिर्फ 30 मिनट है उसके पास, प्लीज जल्दी कुछ करो। अद्विता जल्दी से काउंटर के पास गई और वहां रहे फोन से श्रेयांशी को कॉल कर रोते रोते सब कुछ बता दिया। श्रेयांशी बोली, अच्छा तो रो मत, मैं आती हूँ। करीब 10 मिनट बाद श्रेयांशी वहां आ गई। अद्विता ने उसे गले लगा लिया और रोने लगी। श्रेयांशी बोली, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर को हम ढूंढ सकते हैं। बहुत ही पावरफुल है, उनके लिए उस डॉक्टर को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। हम कंपनी चलते हैं। अद्विता परेशान होकर बोली, फोन भी कर सकते हैं ना? श्रेयांशी बोली, हाँ, लेकिन वो बेवकूफ फोन नहीं उठाता और रूक्ष जीज पता नहीं कॉल रात से किसी का फोन नहीं उठा रहे हैं, तो कंपनी ही चलना होगा। अद्विता ने हाँ में सर हिला दिया। दोनों जल्दी से कार लेकर AR एम्पायर पहुंचे। वो दोनों जल्दी से टॉप फ्लोर पर चले गए। रूक्ष कंपनी नहीं आया था।
जो सुनकर अद्विता और श्रेयांशी दोनों ही हैरान हो गए। वो दोनों अक्ष के पास चले गए। श्रेयांशी की आंखें छोटी हो गई, क्योंकि अक्ष मजे से सोफे पर सो रहा था। श्रेयांशी ने पानी का ग्लास उठाकर उसके ऊपर मार दिया तो अक्ष चिल्लाते हुए बोला, कौन है वे? अक्ष ने जब सामने श्रेयांशी को देखा तो मुंह बनाकर बोला, क्या है? घर पर तो शांति देती नहीं, यहां भी आ गई। श्रेयांशी बोली, यहां काम करने आते हो या सोने? अक्ष सर खुजाते हुए बोला, अरे कल रात भर नहीं सोया मैं। भाई फोन नहीं उठा रहे हैं थे। अभी पता चला कि वो फार्म हाउस में है तो तब नींद आने लगी मुझे। अद्विता परेशान होकर बोली, अक्ष तुम्हें पता है डॉक्टर आरडी कहाँ रहते हैं? क्या तुम मेरी बात करवा सकते हो उनसे? अक्ष थोड़ा हैरान होकर बोला, आपको उनसे क्यों मिलना है, कोई प्रॉब्लम है क्या? श्रेयांशी गुस्से में बोली, सीधे सीधे जवाब दो ना, कौन है डॉक्टर आरडी, कहाँ रहते हैं? अक्ष उबासी लेते हुए बोला, उन्हीं के ऑफिस में खड़े होकर उन्हीं का नाम पूछ रही हो? श्रेयांशी हैरान होकर बोली, तुम और डॉक्टर? ये सुनते ही अद्विता वहां से जल्दी से चली गई। अक्ष मुंह बनाकर बोला, नहीं लेकिन तुम बेवकूफ जरूर हो। भाभी को तो समझ भी आ गया। श्रेयांशी भी समझ गई थी कि अक्ष किसकी बात कर रहा है। वो जल्दी से अद्विता के पीछे जाने लगी। अद्विता एक टैक्सी को रोककर जल्दी से फार्म हाउस के लिए निकल गई। वो बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। 15 मिनट बजा था। वो परेशान होकर बोली, जल्दी चलिए ना भैया प्लीज। श्रेयांशी भी अपने काम में बैठकर हॉस्पिटल की तरफ निकल गई, क्योंकि उसे पता था अद्विता डॉक्टर आरडी को लेकर तो आ ही जाएगी। अद्विता जल्दी से टैक्सी से नीचे उतरी और वहां खड़े गार्ड से ड्राइवर को पैसे देने के लिए कहा। वो जल्दी से फार्म हाउस की तरफ भाग गई। वो इधर उधर रूक्ष को ढूंढने लगी, तभी उसकी नजर एक कमरे के अंदर गई। वो जल्दी से उस दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल होकर हांफते हांफते बोली, प्लीज 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 मेरी मदद कर दो प्लीज। ब्लैक कलर की एक कुर्सी पर किसी राजा की तरह बैठा रूक्ष हाथ में शराब का ग्लास लेकर उसे हल्का हल्का घुमा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और अपने सर को कुर्सी पर टिकाकर रखा था। अद्विता घुटनों के बल बैठकर रोते हुए बोली, मैंने बहुत बहुत बड़ी बात तुमसे छुपाई है, लेकिन प्लीज मेरी मदद कर दो। मेरा बेटा सिर्फ 3 साल का है। वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, उसे सिर्फ तुम बचा सकते हो। प्लीज मेरी मदद कर दो, उसके बदले तुम्हें जो चाहिए वह दे दूंगा, प्लीज। रूक्ष तिरछी मुस्कान के साथ बोला, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। अद्विता ने हैरानी से रूक्ष को देखा। क्या वो अभी का इलाज नहीं करने वाला था? रूक्ष खड़ा हुआ और लड़खड़ाते हुए गिरने लगा। अद्विता उसे पकड़ने के लिए खड़ी हुई, लेकिन रूक्ष ने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया और अपने सर को झटकते हुए कमरे से बाहर जाते हुए बोला, तुम्हें नहीं जाना। अद्विता रूक्ष के पीछे पीछे चली गई। उसके आंखों में आंसू थे। क्या वो अपने बेटे को खो देगी? ब्लैक कलर की कार आकर हॉस्पिटल के सामने रुकी। अद्विता नजरें चुकाकर रो रही थी। रूक्ष कार रुकते ही बाहर चला गया। अद्विता वहीं बैठकर रो रही थी। तभी श्रेयांशी वहां आकर खुशी से बोली, आडू जीजू अवी का इलाज करने गए हैं, हमारा अवी ठीक हो जाएगा। अद्विता ये सुनकर होश में आई और सामने देखा का तो हॉस्पिटल में आकर रुकी थी। अक्ष अभी भी सुकून से सोफे पर सो रहा था। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने 5-6 बार तो इग्नोर किया, लेकिन फिर भी फोन को बजते देखकर फोन को उठाकर जमीन पर फेंकने ही वाला था कि तभी कॉलर आईडी पर 143 लिखा देखकर वह हैरान होकर फोन को भूनने लगा। फिर कॉल उठाकर हेलो कहा। दूसरी तरफ की बातें सुनकर उसके चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा। पूरे 5 घंटे बाद ओटी का दरवाजा खोलकर रूक्ष बाहर आया और बिना कुछ बोले एक प्राइवेट रूम में चला गया। अद्विता ने ये देखकर श्रेयांशी को देखा। वही श्रेयांशी बस उस कमरे के दरवाजे को देख रही थी जहां अभी अभी रूक्ष गया था। तभी नज आकर मुस्कान के साथ बोली, डोंट वरी बच्चा बिल्कुल ठीक है, आप कुछ देर बाद उससे मिल सकते हैं। ये सुनकर अद्विता और श्रेयांशी के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। कुछ सोचकर अद्विता उस प्राइवेट रूम में चला गया जहां रूक्ष था। रूक्ष सोफे पर बैठकर अपने सर को उंगलियों से दबा रहा था। उसकी आंखें बंद थी और उसके सर में तेज दर्द हो रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उसने उस तरफ देखा तो अद्विता नजरें नीचे कर झिझकते हुए बोली, हम तलाक ले लेना चाहिए। रूक्ष ये सुनकर अद्विता को घूरते हुए दांत पीचकर बोला, क्यों, मेरी जरूरत खत्म हो गई तो? अद्विता ने हैरानी से रूक्ष की आंखों में देखा। उसकी आंखों में गुस्सा देखकर अद्विता थोड़ा सहम गई। फिर बोली, ऐसा नहीं, भला 2 बच्चों की मां के साथ आप या कोई भी क्यों रहना चाहेगा? रूक्ष आंखें बंद कर सर को सोफे पर टिकाकर बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अद्विता शौक होकर रूक्ष को देखने लगी।
आखिर कौन सच जानने के बाद भी दो बच्चों के मां के साथ रहना चाहेगा? आखिर कौन ऐसी लड़की के साथ रहना चाहेगा जिसके दो नाजायज बच्चे हैं? रूक्ष बोला, मैं उन्हें अपना नाम भी देने के लिए तैयार हूं। अद्विता को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी किस्मत पर रोए या खुश हो। जिन बच्चों के लिए उसने किसी से प्यार करने की हिम्मत नहीं की, जिन बच्चों की वजह से उसके घर वालों ने उसे छोड़ दिया, आज कोई उन्हीं बच्चों के साथ उसे अपनाने की बात कर रहा है। ये सपना या सच? उसे पता था कि रूक्ष अच्छा है, लेकिन इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है? एकांशी बोली, अरे जा कहाँ रही है तू, बताएगी? तक्षवी बोली, कुछ नहीं, बस किसी स्पेशल वन के साथ लंच करने जा रही हूँ। एकांशी बोली, स्पेशल वन मतलब अच के साथ? तक्षवी बोली, नहीं। एकांशी हैरान होकर बोली, उसके अलावा और कौन स्पेशल वन आ गया तेरी जिंदगी में? तक्षवी मुस्कान के साथ बोला, वह मेरे ही लाइफ का स्पेशल वन नहीं, तेरी लाइफ का भी स्पेशल वन है। एक्चुअली सभी लड़कियां के लाइफ का स्पेशल वन है। एकांशी बोली, कौन है वह, बताना। तक्षवी बोली, रुमान जायसवाल। एकांशी बोली, क्या? उसने तुझे कब लंच के लिए पूछा? तक्षवी खुशी से बोली, कल रात। एकांशी बोली, कल रात? फोन नंबर कहाँ मिला? तक्षवी सर खुजाते हुए बोली, वह तो मैं भूल गई। एकांशी मुंह बनाकर बोली, यह भूल गई कि नंबर कहाँ मिला, लेकिन ये कैसे नहीं भूली कि उसने लंच पर बुलाया है। तभी तक्षवी का अलार्म बजने लगा, ये कहते कहते कि रूमान ने लंच पर बुलाया, रोजरी होटल में। तक्षवी मुस्कान के साथ बोली, ऐसे? एकांशी मुंह बनाकर तक्षवी को देखने लगी, फिर बोली, और तुम्हारे लंच डेट के बारे में आज को पता चला तो तुम गई। ये भी अलार्म बनाकर रख लो, समझी? तक्षवी बोली, तब का तब देख लेंगे। दरवाजा खुलने की आवाज आई। अक्ष को अंदर आते देखकर रूक्ष की आंखें छोटी हो गई। अक्ष का चेहरा भावहीन था, जो देखकर अद्विता समझ गई थी कि कोई बड़ी बात है। वो वहां से चली गई। अक्ष बोला, भाई वो वापस आ रही है। रूक्ष ने गहरी नजरों से अक्ष को देखा, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। फिर शांत आवाज में कहा, बच्चों के बारे में घर पर जाकर बता दो। अक्ष ने हैरानी से कहा, बच्चे? श्रेयांशी बोली, क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? अद्विता ने ना में सर हिलाकर कहा, कुछ नहीं। नज आकर बोली, आप बच्चे से मिल सकते हैं। श्रेयांशी और अद्विता अभी के कमरे में चले गए। अभी उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मम्मा अब तो मैं ठीक हो गया। मुझे घर लेकर जाऊंगी ना? मुझे पापा से मिलाओगी ना? अद्विता और श्रेयांशी ने एक दूसरे को देखा। तभी पीछे से आवाज आई, मिल लेना, मिल लेना। अपने पापा से पहले मुझे तो मिल लो। अद्विता और श्रेयांशी ने भी दरवाजे की तरफ देखा। अभी कंफ्यूज होकर बोला, आप कौन? अक्ष मुस्कान के साथ अभी के पास आते हुए बोला, तुम्हारा चाचू। वैसे तुम्हें बता दूं, तुम्हारे पापा ज्यादा स्माइल नहीं करते, बहुत ज्यादा खड़ूस भी है। अभी बोला, इट्स ओके, मैं संभाल लूंगा। अक्ष मुस्कान के साथ बोला, ओके, फिर घर आ जाऊं जल्दी से, और तुम चलो मेरे साथ। अक्ष श्रेयांशी का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपने साथ लेकर चला गया। श्रेयांशी बोली, अरे मुझे क्यों लेकर आ गए? अक्ष बोला, क्योंकि तुम्हें तैयारी करनी है। मेरे भतीजा और भतीजी जो घर आ रहे हैं। श्रेयांशी अक्ष के होठों पर मुस्कान देखकर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, अक्ष, वो तुम्हारे भाई के बच्चे नहीं हैं, फिर भी तुम इतना खुश हो, मतलब अच्छी बात है, लेकिन। अक्ष का चेहरा भावहीन हो गया। वो शांत आवाज में बोला, भाई ने उन्हें अपना माना तो मैं कौन होता हूं उन्हें पराया बोलने वाला। वैसे भी यह परायापन हमने भी महसूस किया है किसी अपने से ही, इसलिए नहीं चाहते कि उन्हें हमारी तरफ बचपन से सफर करना पड़े। का आकर देशवाल हवेली में रुकी। दोनों अंदर गए। तभी तशवी परेशान होकर बोली, यह सब क्या है अक्षु? श्रेयांशी यह सुनकर हैरान हो गई। अक्ष बोला, वही जो दिखा रहे हैं। श्रेयांशी टीवी पर चल रहा न्यूज देखकर हैरान हो गई। बिग ब्रेकिंग न्यूज, रूक्ष देशवाल और अद्विता मित्तल दोनों पिछले 4 साल के दूसरे के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप में थे, और अभी उन दोनों का 3 साल के दोनों बच्चे भी हैं। टीवी पर अभी और परी की फोटोज भी दिखाए जा रहे थे। श्रेयांशी ये देखकर हैरान होकर अक्ष को देखने लगी। बुआ जी ताना मारते हुए बोली, ये लो नाक भी कटवा दिया हमारे परिवार का इन लड़कों ने। अक्ष गुस्से में बोला, क्या मतलब है इसका दादी बुआ? प्यार किसी और से, शादी किसी और से नहीं, क्या है भाई ने जो आप ये ताना मार रही हैं? तशवी गुस्से में बोली, इतनी बड़ी बात छुपाया कैसे तुम सबने? अक्ष बोला, मैं सब कुछ बताता हूँ आपको। ये कहकर वो तशवी के साथ एक कमरे में चला गया। श्रेयांशी वहीं रुककर उस कमरे के दरवाजे की तरफ देख रही थी। सच जानने के बाद भी क्या तशवी अद्विता और बच्चों को अपना लेगी? बस उसके दिमाग में वही सब चल रहा था।
तभी कार रुकने की आवाज आई। श्रेयांशी परेशान होकर इधर उधर देखने लगी। तभी कमरे का दरवाजा खोलकर तश्वी बाहर आई। तश्वी का चेहरा भावहीन था। तभी अद्विता और दोनों बच्चों हवेली के अंदर आने लगे। उनके साथ रूक्ष भी था। दोनों बच्चों के होठों पर मुस्कान था। वो दोनों अंदर आने लगे तभी तश्वी बोली, रुको। वो दोनों बच्चे अपने कदम पीछे लेकर बाहर खड़े होकर तश्वी को देखने लगे। तश्वी को अपनी तरफ आते देखकर अद्विता भी सहम कर 2 कदम पीछे हो गई तो जाकर रूक्ष से टकरा गई। रूक्ष ने घूरकर अद्विता को देखा। अद्विता ने नजरें नीचे कर ली। तश्वी उनके सामने खड़ी होकर बच्चों को देखती है, फिर अद्विता को, फिर आवाज देते हुए बोली, कोई आरती की थाल लेकर आऊं। ये सुनकर अद्विता के आंखों में आंसू आ गए। कितनी किस्मत वाली थी वह। तश्वी ने रूक्ष के पूरे परिवार की आरती की, फिर बच्चों के गृह प्रवेश किया। तश्वी बोली, चलो अब अपने अपने प्यारे प्यारे नाम भी बता दो। अभी मुस्कान के साथ बोली, मेरा नाम अद्विक्ष है दादी। अक्ष एक्साइटेड होकर बोल उठा, वाह, ये तो भाई और भाभी का नाम मिलाकर हो गया। अद्विता का अद्वी और रूक्ष का क्ष। अद्विता मन में बोली, हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, लेकिन ये नाम मैंने मोक्ष और अपना नाम मिलाकर रखा था। तश्वी परी के सर को सहलाते हुए बोली, और आपका? अद्विक्ष मुस्कान के साथ बोला, आदिक्षा नाम है इसका। अक्ष बोला, अरे तुम क्यों बोल रहे हो, उसे बोलने दो। आदिक्षा ये सुनकर उदास हो गई और नजरें नीचे कर खड़ी हो गई। अद्विता उदास होकर बोली, परी बोल नहीं सकती। ये सुनकर सभी हैरान थे। इतनी प्यारी मासूम सी बच्ची जिसके पास उसकी आवाज ही नहीं है। अक्ष आगे आकर परी के मुंह को खोलकर देखता है, फिर कुछ सोचकर बोला, ऐसा नहीं है कि इसकी आवाज वापस नहीं आ सकती, लेकिन टाइम लगेगा। फिलहाल तो इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन फ्यूचर में इसका इलाज जरूर मिल जाएगा। तब हमारी परी खुद हमें अपनी प्यारी आवाज से अपना नाम बताएगी, है ना? आदिक्षा ने खुशी से अपना सर हिला दिया। श्रेयांशी मुंह बनाकर बोली, तुम क्या कोई डॉक्टर हो? अक्ष खड़ा होकर बोला, पूरा तो नहीं, लेकिन हाफ डॉक्टर जरूर हूं। वो क्या है ना, आधे में पढ़ाई छोड़ दी थी। श्रेयांशी ने ये सुनकर आंखें चढ़ा ली। रोजरी होटल। रूमान और तक्ष्वी एक प्राइवेट रूम के टेबल पर बैठकर लंच करते हुए बातें कर रहे थे। रूमान मुस्कान के साथ बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो। तक्ष्वी के गाल ये सुनकर टमाटर की तरह लाल हो गए। उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। रूमान मन में बोला, कितनी प्यारी है ये, बस इसीलिए तो आज इससे प्यार करता है। लेकिन इसके इतने करीब जाकर वो खुद को कंट्रोल कैसे कर लेता है, मुझसे तो कंट्रोल नहीं हो रहा। ईव। रूमान ने तक्ष्वी के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, अच्छा तक्षु, आज के साथ क्यों हो तुम? उसका गुस्सा देखा है, और पागलपन भी, राक्षस से कम नहीं है वह। तुम्हारे साथ गुस्से में आकर कभी भी कुछ भी कर सकता है। तक्ष्वी हैरान होकर रूमान को देखने लगी। तभी वहां जोर की आवाज हुई और दरवाजा जमीन पर गिरा हुआ था। आज तेज कदमों से तक्ष्वी को अपनी तरफ खींचकर रूमान से गुस्से में बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी गंदी नजर मेरी गर्लफ्रेंड पर डालने की? रूमान मजाकिया मुस्कान के साथ बोला, क्या बोल रहे हो भैया, मैं और गंदी नजर? नहीं नहीं। आज ने गुस्से में रूमान का कूलर पकड़कर दांत पीचते हुए बोला, तूने अब तक सब कुछ छीन लिया है मुझे, लेकिन तक्ष्वी मेरी जिंदगी है, उसे कभी नहीं छीन पाएगा। रूमान कुटिल मुस्कान के साथ धीमी आवाज में बोला, ठीक है, अपनी तक्ष्वी को तो अपने पास ही रख, बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे उसे छू लेने दे। आज ने गुस्से में 2 मुक्के रूमान के मुंह पर मारा तो उसके मुंह से खून निकलने लगा। आज का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो रूमान को अपना होश खोकर मारे लगा। रूमान को ऐसे मार खाते देखकर तक्ष्वी गुस्से में अज के पास जाकर बोली, क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे, प्लीज प्लीज छोड़ो उसे। लेकिन आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। रूमान इतना मार खाने के बाद भी मुस्कुरा रहा था, जो देखकर आज ने गुस्से में अपना गुण निकालकर रूमान के सर पर पॉइंट कर लिया, जो देखकर तक्ष्वी जल्दी से रूमान के सामने खड़ी हो गई। आज ने तक्ष्वी के पीछे देखा तो रूमान मुस्कुरा रहा था। आज ने हैरानी से तक्ष्वी को देखा। तक्ष्वी के आंखों में नमी थी। आज को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि तक्ष्वी रूमान के लिए उसके खिलाफ हो गई है। लेकिन तभी बिना कुछ बोले तक्ष्वी आज के गले लगकर बोली, प्लीज शांत हो जाऊं, प्लीज, मेरे लिए प्लीज। रूमान हैरान होकर तक्ष्वी को देखने लगा। उसे लगा था तक्ष्वी उसके लिए आज से लड़ाई करेगी, लेकिन ये सब क्या चल रहा था? तक्ष्वी के इस बिहेवियर से आज भी हैरान था और उसका गुस्सा भी गायब हो चुका था। उसने तक्ष्वी को गले लगा लिया। रूमान दांत पीचते हुए गुस्से में वहां से चला गया। तक्ष्वी आज से दूर होकर बोली, तुम क्यों परेशान होते हो? पता है ना मैं तक्ष्वी देशवाल हूं। कोई मेरे साथ कुछ करे और मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूं?
ऐसा कभी हो सकता है क्या? अद्विता डरते डरते रूक्ष के पास गई। रूक्ष बोला, क्या हुआ, फिर से तलाक मांगने आई हो? अद्विता ने ना में सर हिला दिया। रूक्ष कोल्ड वॉइस में बोला, तो अद्विता बोली, प्लीज इंटरनेट से मेरे फोटोज हटा दीजिए ना। रूक्ष सवालिया नजरों से अद्विता को देखते हुए बोला, क्यों? अद्विता बोली, मैं नहीं चाहती मेरे परिवार को मेरे बारे में कुछ भी पता चले। रूक्ष कुछ देर तक अद्विता को देखने के बाद बोला, ठीक है। तक्षवी मुंह बनाकर पालथी मारकर सोफे पर बैठी हुई थी। अपने एक कोहनी को थाई के ऊपर रखकर हथेली पर अपना चिन टिकाकर एक हाथ को कमर पर रखकर वह सामने देख रही थी। ऐसा लग रहा था दुनिया का सारा दुख दर्द उसकी की जिंदगी में आ गया है। रूक्ष दूसरे सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था और अक्ष किचन में जाकर पकोड़े खा रहा था जो अद्विता बना रही थी। श्रेयांशी डाइनिंग टेबल पर बैठकर फोन में अपने लिए ड्रेस देख रही थी क्योंकि कल उसे अनम जायसवाल से मिलना था। आदिश ऊपर खड़ा होकर वहां से अपने नाती नातिन को देख रहा था। वो दोनों जमीन पर बैठकर ड्राइंग कर रहे थे। हाँ, लेकिन ड्राइंग तो कर रहे थे लेकिन कलर पेंसिल से नहीं बल्कि अलग अलग कलर्स के लिपस्टिक से जो तक्षवी का था। इसलिए तो तक्षवी दुख मन से बैठी हुई थी। अभी मुस्कान के साथ बोला, देखो मेरा बाला बहुत अच्छा बना है, तुमसे भी ज्यादा अच्छा। परी नामे सर हिलाकर हाथों के इशारे से बोल रही थी, नहीं मेरा बाला बेस्ट है। अभी बोली, नहीं मेरा बाला बेस्ट है। ओके, तुम्हें विश्वास नहीं है ना? रुको। अभी ने दोनों कागजों को लेकर इधर उधर देखा। तक्षवी को मुंह बनाकर उन्हें ही घुरते देखकर अभी ने नजरें चुरा लिया और रूक्ष की तरफ देखा जो इम्पोर्टेंट कॉल पर था। अद्विता और अक्षवी पकोड़े लेकर उसी तरफ आ रही थी। अभी कुछ सोचकर रूक्ष के पास चला गया और बोला, पापा बताऊं तो सही, मेरा ज्यादा अच्छा बना है ना? परी से भी ज्यादा अच्छा। अद्विता थोड़ा घबरा गई। इतना दिन रूक्ष के साथ रहकर वह ये तो समझ गई थी कि रूक्ष को कोई काम के वक्त डिस्टर्ब करे तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अक्ष पकोड़े खाते हुए उस तरफ देख रहा था। श्रेयांशी भी उसी तरफ देखकर मन में यही सोच रही थी, अपना नाम देना तो आसान है लेकिन प्यार भी करेगा क्या बच्चों को एक पिता की तरह? तशवी भी आकर आदिश के पास खड़ी हो गई थी। वो भी नीचे देखने लगी। रूक्ष ने एक नजर अभी को देखा, फिर उसके हाथ में रखे दोनों ड्राइंग को। रूक्ष ने दोनों ड्राइंग को कुछ सोचकर हाथों में लिया। परी आंखों में उदासी लेकर पीछे खड़ी थी। उसे लगा रूक्ष भी कहेगा कि अभी की ड्राइंग अच्छी है। अभी एक्साइटेड होकर बोला, बताऊं ना पापा, मेरा ज्यादा अच्छा है ना? रूक्ष ने पीछे खड़ी परी की तरफ देखा, फिर अभी के बालों में हाथ फेर कर कहा, पता है किसी से बेस्ट बनने से अच्छा होता है किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना। अभी ने आंखों बड़ी बड़ी कर रूक्ष को देखा। फ्लश्ड वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था, ऐसे कंफ्यूज्ड बाले चेहरे के साथ। रूक्ष ने जब आंखों के इशारे से कुछ कहा तो उसे समझ आया कि रूक्ष क्या बोल रहा है। उसने पीछे देखा, परी उदास होकर खड़ी थी। अभी मुस्कान के साथ बोला, एक्चुअली मुझे ज्यादा अच्छा परी ने बनाया, बहुत ज्यादा खूबसूरत ड्राइंग बनाई है परी ने। परी यह सुनकर हैरान होकर अभी को देखने लगी, फिर खुशी से मुस्कुराने लगी। आदिश है होकर रूक्ष को देख रहा था। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि उसने कैसे रूक्ष और अक्ष के साथ बर्ताव किया था, ये सोचकर कि वह दोनों उसके अपने बच्चे नहीं हैं। लेकिन आज रूक्ष को भी पता है कि वो बच्चे उसके नहीं हैं, फिर भी वह उन्हें प्यार दे रहा है। तशवी आदिश के जले पर नमक छिड़कते हुए बोली, क्या हुआ, ये सोच रहे हो जैसे तुमने अक्ष और रूक्ष के साथ क्या था वैसा रूक्ष क्यों नहीं कर रहा? वैसे ये सब उसने तुमसे ही सीखा है। आदिश ने हैरान होकर तशवी को देखा। तशवी मुस्कान के साथ बोली, अरे तुमने उन दोनों के साथ जो किया, उसने उन दोनों को सिखा दिया कि ऐसा करना किसी को कितना दर्द दे सकता है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर रहे। आदिश ने नजरें चुराकर सामने देखा। तशवी बोली, प्लीज जैसा बर्ताव अक्ष रूक्ष के साथ क्या था वैसा बर्ताव इन दोनों बच्चों के साथ मत करना। प्यार नहीं कर सकते तो नफरत भी मत करना प्लीज। ये कहकर तशवी वहां से चली गई। आदिश वापस नीचे देखने लगा। तशवी गुस्से में खड़ी होकर चिल्लाते हुए बोली, कुछ अच्छा नहीं बना है, एकदम बकवास बना है दोनों का ही। अभी और परी इनोसेंट सा फेस लेकर तशवी को देखने लगी। तशवी गुस्से में बोली, मन करता है तुम दोनों को छत से फेंक दूं। तुम रूक्ष भाई के बच्चे नहीं होते ना, मैं तुम दोनों को नाले में फेंक कर आती। ये कहकर पैर पटकते हुए वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई। अक्ष जो पकोड़े खा रहा था, उसके गले में पकोड़े के एक टुकड़ा अटक गया। वो खांसते हुए आदिश की तरफ देखने लगा। आदिश भी यह सुनकर शॉक था, क्योंकि जब पहली बार उसने अक्ष और रूक्ष को गोंद में लिया था और बालकनी में चला गया था,
उसने भी अक्ष और रूक्ष को रोते देखकर यही कहा था, मन करता है तुम दोनों को यहाँ से फेंक दूं। सच कह रहा हूं, तुम दोनों अगर तश्वी के बच्चे नहीं होते तुम दोनों को मैं नाले में फेंका आता। तश्वी अपने कमरे में जाकर गुस्से में इधर उधर घूम रही थी। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने फोन उठाकर रुखेपन से ही हेलो कहा, जो सुनकर आज बोला क्या हुआ, गुस्से में लग रही हो। तश्वी गुस्से में बोली, मुझे बच्चे बिल्कुल भी नहीं पसंद, आई हेट बेबीज। आज हैरानी से बोला, क्यों? तश्वी मुंह बनाकर बोली, क्योंकि वो बेवकूफ होते हैं, बात बात पर रोने लगते हैं, बेवकूफी वाला सवाल करते हैं। आज जो सोफे पर बैठा हुआ था, अपना सर सोफे पर टिकाकर अपने फोरहेड को उंगलियों से हल्का हल्का दबाने लगा। तश्वी मुंह बनाकर बोली, क्या तुम्हें पसंद है? आज मन में बोला, पसंद क्या, मैं तो बच्ची से ही प्यार कर बैठा हूं। तश्वी बोली, कुछ पूछा मैंने? वैसे तुम्हें पता है, ध्रुवा बोल रही थी उसे बच्चे बहुत पसंद है। तुम्हें पता है, ध्रुवा और उसके बॉयफ्रेंड ने तो अपने बच्चे का नाम भी सोच लिया है ध्रुवीर। कूल नाम है ना? वैसे दोनों का नाम मिलाकर यही होता है। वैसे हमारे नाम को जोड़कर क्या नाम बनेगा? आज तिरछी मुस्कान के साथ बोला तक्षक। तश्वी यह सुनकर हैरान होकर बोली, तक्षक मतलब तुम्हारे नाम में लास्ट वर्ड का आता है? तश्वी मुंह बनाकर बोली, तुम कब मुझे अपना असली नाम बताने वाले हो? आज तिरछी मुस्कान के साथ आपने बालों को पीछे करते हुए बोला, जब तुम मेरे बच्चे की मां बन जाऊं। तश्वी ने आंखें बड़ी बड़ी कर सामने देखा। उसके गाल लाल हो चुके थे। वैसे तश्वी भूल चुकी थी कि थोड़ी देर पहले उसने कहा था कि उसे बच्चे पसंद नहीं है। तभी दरवाजे की तरफ से आवाज आई, छोटी मालकिन नीचे, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। तश्वी फोन बिस्तर पर फेंक कर सीधा नीचे चली गई। सुबह का वक्त। अक्ष श्रेयांशी को इतना एक्साइटेड होते देखकर बोला, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। अनम जायसवाल ने तुम्हें फिल्म के लिए इसलिए पूछा है क्योंकि तुम मेरी बीबी हो। श्रेयांशी बोली, बकवास मत करो, उन्हें मुझमें कुछ दिखा होगा इसलिए मुझे कहा। वो किसी को भी छू सकते थे लेकिन उन्होंने मुझे छूना। अक्ष बोला, वही तो मैं कह रहा हूं, वो किसी को भी छू सकते थे लेकिन उन्होंने तुम्हें छूना। क्यों, तुम मेरी बीबी हो। श्रेयांशी बोली, तुम क्या ये कह रहे हो तुम्हारे बिना मैं इतनी बड़े फिल्म में काम नहीं कर सकती? अक्ष बोला, ऐसा नहीं है, लेकिन जो सच है वो सच है श्रेयांशी। तुम ही बताओ, बिना ऑडिशन के कोई तुम्हारे साथ क्यों फिल्म करना चाहेगा? श्रेयांशी सोच में पड़ गई। वो बोली, क्या मतलब मैं ये फिल्म ना करूं? अक्ष बोला, ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन संभल कर। तभी उसके फोन पर कॉल आने लगा तो वो बालकनी की तरफ चला गया। श्रेयांशी अक्ष को देखते हुए खुद से बोली, आज ये कुछ ज्यादा ही समझदारों वाली बात कर रहा है। तभी दरवाजे की तरफ से किसी की आवाज आई, तो तुम्हें क्या लगता है मेरा बेटा सच में बेवकूफ है या बचकाना है? श्रेयांशी उस तरफ हैरान होकर देखा तो तश्वी मुस्कान के साथ दरवाजे के पास खड़ी थी। श्रेयांशी बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तश्वी मुस्कान के साथ बोला, कोई बात नहीं, तुम उसे कुछ भी समझो लेकिन वो बहुत समझदार है। रूक्ष बहुत ज्यादा गुस्सेल है, इसमें भी कम गुस्सा नहीं है। इसे गुस्सा आ जाया तो बिल्कुल रूक्ष की तरफ बिहेव करने लगता है। ये बचकानी हरकतें तो वो सिर्फ अपने भाई के लिए करता है, इससे उसका भाई हमेशा उस पर ध्यान देता रहे। श्रेयांशी बस एक टक तश्वी को देख रही थी। अक्ष अंदर आते हुए बोला, मम्मा आप यहाँ कोई काम था? तश्वी मुस्कान के साथ बोला, जी हाँ शहजादे। अक्ष ने हैरान होकर तश्वी को देखा तो तश्वी मुस्कान के साथ बोली, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। अक्ष ने सर खुजाते हुए कहा, ओ थैंक्स। वहां हम कोई बर्थडे नहीं मनाते थे ना, तो याद ही नहीं रहता ये सब। भाई कहाँ है? तश्वी बोली, वही तो हम भी कह रहे हैं, कल ही आपके भाई ऑफिस के लिए चले गए, इसलिए आप जाइए और ऑफिस से दोनों एक साथ मंदिर के लिए चले जाइए, हम वहीं मिलेंगे आप दोनों को। ये कहकर वो वहां से चली गई। अक्ष जल्दी से ऑफिस के लिए निकल गया। श्रेयांशी मन में बोली, सभी मंदिर जा रहे हैं, मैं भी मंदिर ही चलती हूँ, काम तो होता ही रहेगा। अक्ष जल्दी से रूक्ष का खींचते हुए अपने साथ लेकर आया और काम में बैठा दिया। रूक्ष बोला, क्या कर रहा है? इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरा। अक्ष बोला, ओ भाई आज स्पेशल डे है, तो ये काम छोड़ो और एंजॉय करो, कल का किसे पता है। रूक्ष ने घूरकर अक्ष को देखा। अक्ष फुल स्पीड में कार सड़क पर दौड़ने लगा। रूक्ष बाहर देख रहा था। अक्ष मुस्कान के साथ बोला, वैसे भाई आपको याद है क्या, आज हम पूरे 25 के हो गए हैं। रूक्ष की नजर सड़क पर लाठी पकड़कर खड़ी एक बूढ़ी औरत दिखी जिसने फटे पुराने का भी मैले गंदे कपड़े पहने थे। वो होठों पर मुस्कान लेकर का को बड़े ध्यान से देख रही थी। रूक्ष को कुछ याद आने लगा।
उस रात जब उनका पूरा परिवार तेज तूफान में खुशी से गाना गाते हुए पहाड़ी की तरफ जा रही थी, तब भी रूक्ष ने उस औरत को देखा था जो मुस्कान के साथ उनके का को देख रही थी, जिसमें धैर्य, आन्या और अक्ष रूक्ष परी थे। रूक्ष परेशान होकर बोला, अक्ष, मैंने उस बुढ़िया को तब देखा था जब हमारे काका एक्सीडेंट हुआ था, जब हम मॉम डैड के साथ थे। ये बुढ़ी औरत अब तक जिंदा कैसे है? हम तो कई साल पीछे आ गए हैं ना, तो यह अभी तक जिंदा? अक्ष परेशान होकर बोला, भाई आप क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी अचानक जैसे सब कुछ रूक सा गया और का एक पहाड़ी से नीचे गिर गई। पलक झपकते ही एक ट्रक ने उनके का को पहाड़ी के नीचे फेंक दिया था। रूक्ष मन में बोला, वही पहाड़ी, वही जगह, वही तारिक, वही औरत, वही मुस्कान, क्या इतिहास दोहरा रहा है। रूक्ष ने आंखें बंद कर ली। अक्ष आंखें बंद कर दर्द भरी मुस्कान के साथ बोला, हैप्पी बर्थडे भाई। रूक्ष ने कसकर अक्ष का हाथ पकड़ लिया। आसमान में वापस से दो बच्चे की बातें गूंजने लगी। भाई हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें जादू पर विश्वास है? काश सच में कोई जादू होता। चल मैं तुझे जादू दिखाता हूँ। भाई हम जहां भी जा रहे सभी को बहुत मिस करेंगे। मुझे बहुत गर्व है कि तुम मेरे भाई हो। इस जिंदगी की तरह हर जिंदगी में तुम मेरे भाई बनना। तक्षवी फूलों की टोकरी को पंडित जी के पास रखकर बोली, मम्मा ये रहे फूल। तक्षवी बोली, हाँ ठीक है, लेकिन ये दोनों अब तक आए क्यों नहीं? पूजा तो उन्हीं दोनों के हाथों होनी है। तक्षवी मुस्कान के साथ बोली, मम्मा आप जाएंगे दोनों? वैसे मम्मा शाम को पार्टी रखें। तक्षवी बोली, अच्छा रख लेना, पहले अपने भाई को फोन कर पूछो कहाँ पहुंचे। तक्षवी मुस्कान के साथ ओके बोलकर फोन करते चली गई। 10 मिनट्स बाद तक्षवी परेशान होकर आई और बोली, मम्मा दोनों का ही फोन बंद आ रहा है। तक्षवी भी यह सुनकर परेशान हो गई। श्रेयांशी और अद्विता ने भी कॉल लगाया लेकिन फोन बंद आ रहा था। सभी परेशान हो गए। आदिश किसी को कॉल करता उससे पहले ही उसका फोन बजने लगा। उसने फोन उठाकर अपने कान में रखा। दूसरी तरफ की बातें सुनकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे ऐसा लगा कि उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो गई है। आदिश को ऐसे देखकर सभी एक दूसरे को देखने लगे। तक्षवी परेशान होकर बोली, आदि क्या बात है, सब ठीक है ना? आदिश के आंखों में नमी थी। वो शांत धीमी आवाज में बोला, उस दोनों का एक्सीडेंट हो गया है। सभी लोग ये सुनकर हैरान हो गए। सभी की आंखों में आंसू आ गए। तक्षवी रोते हुए बोली, अब कहाँ हैं वह दोनों? कैसे हैं वह दोनों? बताओ कैसे हैं वह दोनों? आदि आदिश ने नजरें नीचे कर ना में सर हिला दिया तो तक्षवी गुस्से में उसके ऊपर मुक्का मारते हुए बोली, क्या बोल रहे हो तुम? झूठ मत बोलो, ढूंढो उन दोनों को। तक्षवी ने महसूस किया एक आंसू की बूंद आकर उसके हाथ पर गिरी थी। क्या आदिश रो रहा था? जिस आदिश का चेहरा हमेशा भावहीन रहता था, जो आदिश अपने माता पिता के मौत के समय भी नहीं रोया था, उसके आंखों में आंसू थे आज। तक्षवी दांत पींचते हुए बोली, किसने क्या ये सब? आदिश अपनी रोबदार आवाज में बोला, आज। तक्षवी यह सुनकर गुस्से में तिलमिला उठी। वो जल्दी से मंदिर के बाहर चली गई। कार में बैठकर गुस्से में ड्राइवर से बोली, सनविले लेकर चलो। ड्राइवर ने भी कार को सनविले की तरफ घुमा दिया। कार तेज रफ्तार से सड़क पर चल रही थी। तक्षवी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। तभी कार रुक गई और तक्षवी जल्दी से नीचे उतरकर सीधा विले के अंदर चली गई। सोफे पर किसी राजा की तरह बैठकर सिगार के कसले रहा आज तक्षवी को वहां देखकर हैरान था। वो खड़ा होकर सिगार को पैरों के नीचे कुचलते हुए तक्षवी से बोला, तुम यहाँ? तक्षवी गुस्से में आकर आज का कूलर पकड़ लेता। जीत भी ये देखकर हैरान था। तक्षवी गुस्से में दांत पींचते हुए बोली, तुमने मेरे भाइयों का एक्सीडेंट करवाया, उन्हें मार डाला, और मुझसे पूछ रहे हो तुम यहाँ? तुमने मेरे भाइयों के साथ जो भी किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाली। और एक बात, हमारे बीच जो भी रिश्ता था ना, सब कुछ खत्म, समझे तुम? वो वहां से जाने लगी तभी आज ने तक्षवी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर दांत पींचते हुए कहा, ऐसे कैसे रिश्ता खत्म जान? प्यार क्या है तुमसे? तक्षवी गुस्से में अपना हाथ जोर से खींच लेती है, जिससे उसके हाथ के कंगन टूटकर उसके हाथ से खून निकलने लगता है, जो देखकर आज परेशान होकर उसका हाथ छोड़ देता है। तक्षवी बोली, लेकिन मैं तुमसे नफरत करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ नफरत। ये कहकर वहां रखा पानी के ग्लास का सारा पानी आज के मुंह पर मारकर गुस्से में ग्लास को जमीन पर पटक कर वहां से चली जाती है। आज एक टक तक्षवी को जाते हुए देख रहा था, तभी उसका फोन बजने लगा। तक्षवी की तरफ देखते हुए ही आज ने फोन को कान पर रखा तो दूसरी तरफ से मजाकिया हंसी हंसते हुए कोई बूढ़ा आदमी बोला, सरप्राइज कैसे लगा मेरे प्यारे ग्रैंडसन?
आज की नजरें सख्त हो गई। दूसरी तरफ से फिर कहा गया, वो क्या है ना, तुम तो प्यार मोहब्बत में पड़कर अपना बदला भूल ही चुके थे, इसलिए तुम्हारे नाम से मैंने ही काम कर दिया। तो बताऊं कैसा लगा सरप्राइज? आज दांत पींचते हुए बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे नाम से ये सब करने की? दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज आई, क्यों तुम भूल चुके थे? जीन्स लड़की से तुम प्यार करने लगे थे, उसी के भाइयों की वजह से तुम्हारी बहन तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन मुझे सब याद था, कैसे मेरी फूल सी बच्ची मुझे छोड़ कर गई थी। आज गुस्से में दांत पींचते हुए बोला, ने कुछ नहीं, क्या था मेरी बहन के साथ, अपने झूठी कहानी बनाकर मुझे सुनाया था। आपको क्या लगता है मैं ऐसे ही आप पर भरोसा करके बदला लेने लगूंगा? आपने खुद मेरी बहन को घर से बाहर निकाला, वह भी एक गलतफहमी के चलते, और अभी पर इल्जाम लगा रहे हैं। दूसरी तरफ से आवाज आई, जो भी हो उन्हीं की वजह से वो सब शुरू हुआ था, इसलिए मैंने उन दोनों को एक साथ मरवा दिया। फिर कुटिल मुस्कान के साथ कहा, अब मैं देखता हूं तुम्हारी प्रेम कहानी में तुम्हारी प्रेमिका कैसे तुम्हारे पास वापस आती है। आज ने गुस्से में अपना फोन जमीन पर पटक दिया और गुस्से में चिल्ला उठा, प्रणय जायसवाल तुम है मैं। जीत मन में बोला, दादा पोते की तो पहले से ही नहीं बनती थी, अब तो लगता है दोनों के बीच वो ही शुरू हो जाएगा। वैसे क्या सच में की मौत हो गई या फिर? श्रेयांशी बिस्तर पर मुंह के बल लेटकर रो रही थी। उसकी नजर जब अक्ष के फोटो पर गई, वो गुस्से में बोली, क्या है बेवकूफों की तरह हंस क्यों रहे हो? हाँ मैं रो रही हूं तुम्हारे लिए, लेकिन पता नहीं क्यों पर रोना आ रहा है। आ जाओ ना वापस प्लीज, मैं लड़ाई नहीं करूंगी तुमसे। आज दो समझदार जैसी बात क्या कर ली, तुम तो अब जैसे लापता ही हो गए। पता नहीं तुम्हें याद कर मैं रो क्यों रही हूं, ऐसे भी ख्यास नहीं थे तुम मेरे लिए। ये कहकर अक्ष का फोटो उठाकर उसे गले से लगाकर वह रोने लगी। अद्विता अपने कमरे के एक कोने में बैठकर रोए जा रही थी। उसे जैसे दुनिया का कोई होश ही नहीं था। दोनों बच्चों सोफे पर बैठकर अपनी मां को देख रहे थे। उन दोनों के भी आंखों में आंसू थे। तश्वी बस रोए जा रही थी, आदिश उसे संभाल तक नहीं पा रहा था। अनन्या भी वहां आ चुकी थी। वो तश्वी की ऐसी हालत और के मौत के बारे में जानकर शौक में चली गई थी। एकांशी और ध्रुवा तश्वी के पास थे। तीनों रो रहे थे, लेकिन तश्वी की हालत बहुत खराब थी, क्यों वह बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसका शरीर पीला पड़ चुका था। उसे सांस लेने में भी काफी प्रॉब्लम हो रही थी। जो देखकर ध्रुवा जल्दी से नीचे जाकर सोफे पर बैठी एक औरत का हाथ पकड़कर बोली, मम्मा जल्दी चलो ना, तक्षु सांस नहीं ले पा रही। ये सुनकर वह औरत शॉक हो गई और जल्दी से तश्वी के कमरे की तरफ चली गई। ध्रुवा की बात सुनकर आर्यमान और आन्या धैर्य भी तश्वी के कमरे की तरफ चले गए। आर्यमान तश्वी की हालत देखकर परेशान होकर बोला, धीर तक्षु ठीक तो है ना? धीर आर्यमान की बीवी और ध्रुवा की मां मतलब तश्वी की मामी थी, जो एक डॉक्टर थी। धीर परेशान होकर बोली, बच्ची बहुत कमजोर हो गई आर्या, हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, यहां इलाज नहीं हो सकती। आर्यमान जल्दी से बोला, ठीक है मैं कान निकाल लेता हूं। बुआ जी अपने कमरे में बैठकर आराम से अंगूर खा रही थी। वो आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रही थी। वो कुटिल मुस्कान के बोलने लगी, आदिश देशवाल जो मेरे भाई का गोद लिया हुआ बेटा है, बड़े प्यार से पाला मैंने उसे, ये सोचकर कि एक दिन वो मेरी बेटी से शादी कर लेगा तो ये पूरी प्रॉपर्टी मेरी बेटी की। लेकिन उसने क्या क्या उस तश्वी को बीवी बना लिया। मैंने और मेरी बेटी ने बहुत कोशिश की उसे यहाँ से भगाने की, मार डालने की, लेकिन ये तश्वी गई नहीं, उल्टा हमें ही आदिश की नजरों में बुरा बना दिया। बस एक आखिरी कोशिश की मेरी बेटी ने उस तश्वी को मारने की, लेकिन जब ये बात उस आदिश को पता चली उसने मेरी ही बेटी को मरवा दिया और मुझे मां होने का हक छीन लिया। आज मैं बहुत खुश हूं, जैसे अपनी बेटी के मौत के बाद में तड़प तड़प कर जी रही हूं। वैसे ही आदिश और तश्वी भी अपने बच्चों के मौत के बाद तड़प तड़प कर जीने वाले हैं, और उन्हें ऐसे देखकर मुझे कितना सुकून मिलेगा ये बस मैं जानती हूँ। वो फिर जोर जोर से हंसने लगी। श्रेयांशी बिस्तर पर खुद को समेट कर लेटी हुई थी। कमरे में अंधेरा था, बस हल्की हल्की चांद की रोशनी से कमरे में उजाला था। श्रेयांशी की आंखें बंद थी, उसके आंखों से आंसू अभी भी गिर रहे थे। बचपन में ही अपनी मां को खोने के बाद उसे बड़े मुश्किल से उसके पापा अधिराज मित्तल ने बड़ा किया था। उसे बचपन से लगता था कि उसी की वजह से उसकी मां की मौत हो गई थी। वो खुद को ही अनलकी मानती थी। यहाँ अक्ष की जिंदगी में आते ही अक्ष भी उसे छोड़कर चला गया। शायद ये भी उसी अनलकी होने से हुआ है। आज शायद तश्वी, आदिश सब यही सोच रहे होंगे कि उसके आते ही उनका बेटा उनसे दूर हो गया। तभी उसने महसूस किया कोई उसके बालों को सहला रहा था।
वो शौक उठी पर तुरंत शांत भी हो गई, क्योंकि उसे अच्छा महसूस हो रहा था। एक अपना अपना सा लग रहा था उसे वह स्पर्श। तभी एक प्यारे से आवाज में कोई बच्चा बोल उठा, डोंट वरी, मम्मा पापा वापस आ जाएंगे। किसी बच्ची की आवाज सुनकर और बच्चे के मुंह से अपने लिए मां सुनकर वो शौक कर बैठ गई और सामने देखने लगी। क्या वो कोई सपना देख रही थी? क्योंकि दरवाजा तो अंदर से बंद था, कोई अंदर कैसे आ सकता था? हॉस्पिटल के एक रूम में तक्ष्वी को एक बिस्तर पर लेटा कर रखा गया था। वो और कोई भी नहीं थी। उसके चारों तरफ मशीन थे और वो बेहोश होकर लेटी हुई थी। वो बहुत ज्यादा कमजोर लग रही थी। तभी तक्ष्वी के कानों में किसी बच्ची की आवाज सुनाई देने लगी, मम्मा, 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 आप सो क्यों रही हो? उठ जाओ ना, भाई भी मुझे खो गए हैं, उठ जाओ ना मम्मा, मम्मा। तक्ष्वी बड़ी मुश्किल से आंखें खोलने की कोशिश करने लगी। उसकी पलकें धीरे धीरे हिल रही थी, उसकी उंगलियां भी हिल रही थी। श्रेयांशी अपने सामने किसी 5 साल के अनजान बच्चे को देखकर शौक कर बोली, बच्चे तुम हो कौन? कहाँ से आए हो? और अंदर कैसे आए? दरवाजा बंद था। कौन हो आप बच्चे? वो बच्चा अपनी टिमटिमाती आंखों से श्रेयांशी को देखते हुए बोला, मम्मा मैं हूं, आपका बेटा। आप मुझे भूल गई क्या? श्रेयांशी चिढ़ते हुए बोली, क्या बोल रहे हो तुम? किसके बच्चे हो तुम? वो बच्चा इनोसेंटली बोला, आपका और पापा का बच्चा हूं मैं। श्रेयांशी झुंझलाते हुए बोली, क्या तुम्हारे पापा हैं कौन? और मैं तुम्हारी माँ कैसे हो सकती हूँ? अभी अभी 21 की हुई हूं मैं। 15-16 साल में बच्चा पैदा करूंगी क्या मैं? वो बच्चा सर खुजाते हुए बोली, मम्मा लेकिन आप तो 30 साल की हो। श्रेयांशी चिढ़ते हुए बोली, क्या बोल रहे हो? मैं किस एंगल से तुम है 30 साल की बुढ़िया लग रही हूँ? वो बच्चा सर खुजाते हुए कुछ सोचने लगा, फिर खुशी से उछलकर बोला, वाह, मतलब मैं सच में पास्ट में आ गया। श्रेयांशी आंखें छोटी कर बच्चे को घूरते हुए बोली, क्या बोल रहे हो बच्चे? कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? नाम क्या है तुम्हारा? यहाँ कैसे आए? तुम्हारे माता पिता कहाँ है? वो बच्चा मुस्कान के साथ बोला, मम्मा मैं आपका बेटा हूँ, मैं फ्यूचर से आया हूँ, मेरे साथ ताक्षी भी आई है। ये कहकर बच्चा पीछे मुड़कर इधर उधर किसी को ढूंढते हुए आवाज देने लगा, ताक्षी, ताक्षी, ताक्षी। श्रेयांशी उस बच्चे को घूरते हुए बोली, अब ये ताक्षी कौन है? वो बच्चा श्रेयांशी की तरफ देखकर उसे समझाते हुए बोली, अरे ताक्षी मतलब तक्षिका जायसवाल, आपकी भांजी, मेरी बहन, तक्ष्वी बुआ की बेटी। वो मेरे साथ ही थी, हम दोनों एक साथ आए थे। वो बच्चा आंखों में आंसू लिए बोला, लेकिन पता नहीं वो कहाँ खो गई मुझे, कहीं वो मुझे छोड़कर तो चली नहीं गई। हम दोनों पहाड़ी से कूद गए थे ना? बच्चे को रोते देखकर ना जाने क्यों श्रेयांशी के दिल में भी अजीब सा दर्द हो रहा था। तक्ष्वी ने आंखें खोलकर इधर उधर देखा, पर उसे कोई नजर नहीं आया। तभी एक प्यारी सी आवाज फिर उसके कानों में गूंजी, मम्मा आप उठ गई। तक्ष्वी ने हैरानी से आपने पास बिस्तर की तरफ देखा। एक छोटी सी बच्ची मुस्कान के साथ वहां बैठी हुई थी। तक्ष्वी उठकर बैठ गई और बोली, तुम कौन हो? वो बच्ची यह सुनकर उदास हो गई और आंखों में मोटे मोटे आंसू लेकर रोनी आवाज में बोली, मम्मा, मुझे आप गुस्सा हो क्या, जो पहचानने से मना कर रहे हो? तक्ष्वी यह सुनकर हैरान हो गई। वो बोली, मम्मा, तुम मुझे मम्मा क्यों बुला रही हो? मैं तुम्हें क्या मम्मा नजर आ रही हूं? बच्ची ने हाँ में सर हिला दिया। तो तक्ष्वी ने मुंह बनाकर कहा, मैं अभी अभी 17 की हुई हूं, तुम मेरी बेटी कैसे हो सकती हो? तुम तो 4-5 साल की लग रही हो, खुद सोचो ना। वो बच्ची आंखें बड़ी बड़ी कर सिर्फ तक्ष्वी को देख रही थी। वो बच्ची कुछ सोचकर बोली, मैं आपकी ही बेटी हूँ, मैं फ्यूचर से आई हूँ मम्मा। तक्ष्वी आंखें छोटी कर बोली, फ्यूचर से? वो कुछ देर रुककर एक्साइटेड होकर बोली, तुम क्या टाइम मशीन से आई हो? बिल्कुल डोराएमोन के शिवाशी की तरह मुझे ये बताने की मेरी शादी किससे होगी? वो बच्ची बस कंफ्यूज होकर तक्ष्वी के चेहरे को देख रही थी। वो नामे सर हिलाकर बोली, मैं तो पहाड़ी से कूद कर आई हूँ। तक्ष्वी यह सुनकर मुंह बनाकर बोली, पहाड़ी से कूद कर कौन टाइम ट्रैवल करता है? फिर कुछ सोचकर वो बोली, अच्छा छोड़ो, ये बताऊं मेरा पति कौन होगा? बच्ची कंफ्यूज होकर तक्ष्वी को देखने लगी, जो देखकर गहरी सांस छोड़कर बोली, अच्छा ये बताऊं तुम्हारे पापा का नाम क्या है? वो मुस्कान के साथ बोली, आद्रिक जायसवाल। तक्ष्वी मन में बोली, आद्रिक जायसवाल, यह नमूना मेरी लाइफ कब आएगा? और जायसवाल यह मैंने कहीं सुना हुआ है, जायसवाल, जायसवाल। वो बच्ची आंखों में आंसू लिए बोली, मम्मा मेरे साथ श्रेय भाई भी आया था, लेकिन वो मुझे खो गया। तक्ष्वी बच्ची को देखने लगी, फिर बोली, कोई बात नहीं, हम ढूंढ लेंगे, पहले ये बताओ
तुम्हारे पापा हैंडसम तो है ना? बच्ची के कुछ पल के लिए तक्ष्वी को देखा, फिर मीठी मुस्कान के साथ बोली, हाँ वो बहुत हैंडसम है, इसलिए तो मैं भी क्यूट हूँ। तक्ष्वी ने बच्ची को देखते हुए मुस्कान के साथ बोली, वह तो है। अच्छा ये बताऊं, मेरे भाइयों के बच्चों का नाम क्या होगा? वो बच्ची कंफ्यूज होकर तक्ष्वी को देखने लगी। तभी बच्ची को समझाते हुए बोली, अरे मतलब तुम्हारे अक्ष और रूक्ष मामू के बच्चों के नाम क्या होंगे? वैसे तो रूक्ष भाई के पता है, फिर भी बताऊं? वो बच्ची मुस्कान के साथ बोली, अक्ष मामू का बेटा श्रेय भैया मतलब श्रेयक्ष देशवाल। और तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई, जो सुनकर तक्ष्वी बोली, अच्छा सुनो, तुम बड़े काम की बच्ची हो। जाऊं जाकर बिस्तर के नीचे छुप जाऊं, जब मैं बुलाऊं तब आ जाना, ओके? बच्ची ने हाँ में सर हिलाया और जाकर बिस्तर के नीचे छुपकर बैठ गई। उसे बच्चे को रोते देखकर श्रेयांशी ने उसे गले से लगाकर कहा, अच्छा रो मत, हम तुम्हारी बहन को ढूंढ लेंगे, ओके? वो बच्चा श्रेयांशी के गले लगकर सिसक सिसक कर रोने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो बच्ची बिस्तर के नीचे बैठी हुई थी। उसे कुछ याद आने लगा तो वह मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी, जिससे रोने की आवाज बाहर तक ना पहुंचे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। फ्लैशबैक। एक छोटी सी बच्ची टेबल के नीचे बैठकर मुंह पर अपना दोनों हाथ रखकर रो रही थी। उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। बच्ची ने अपने छोटे से सर को निकालकर बाहर देखा तो उसके मम्मी पापा लड़ाई कर रहे थे। तक्ष्वी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, यह जबरदस्ती का रिश्ता मुझे तब भी मंजूर नहीं था और आज भी मंजूर नहीं है, समझे? मुझे क्या याद नहीं है तुमने मेरे साथ क्या क्या करा है? मुझे बस तुमसे तलाक चाहिए। वो शख्स गुस्से में बोला, ओ वाओ, अब तुम्हें तलाक चाहिए? इतने सालों से जो मैं तुम्हारे फालतू के नखरे उठा रहा हूं उसका क्या? हर झगड़ा तुम शुरू करते हो फिर तलाक मांगने लग जाती हो। क्यों दूंगा मैं तुम्हें तलाक? तक्ष्वी गुस्से में दांत पींचते हुए बोली, देखो, तुम बेवजह पर बार बार मेरे ऊपर शक करते हो। जिस रिश्ते में भरोसा ना हो उस रिश्ते में रहने का मतलब ही नहीं है। वो शख्स दांत पींचते हुए बोला, मैं शक नहीं करता तुम पर, लेकिन तुम बार बार वही करने क्यों जाते हो जो करने से मैं मना करता हूं? तक्ष्वी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, क्योंकि यह मेरी लाइफ है और मेरी लाइफ को कंट्रोल करने का हक मैंने किसी को नहीं दिया है, मिस्टर आद्रिक जायसवाल। ये कहकर तक्ष्वी ने एक फ्लावर पॉट को जमीन पर पटक दिया। टेबल के नीचे बैठी बच्ची दौड़कर अपने कानों पर हाथ रखकर पीछे के दरवाजे से बिना पता लगे वहां से भाग जाती है। बच्ची के आंखों में आंसू थे। वो भागी जा रही थी, बस भागी जा रही थी। एक 5 साल का बच्चा पिलर के पीछे खड़ा होकर छुप छुप कर सामने देख रहा था। वो डर से 1-2 बार अपनी आंखें बंद कर लेटा, फिर वापस से आंखें खोलकर सामने देखने लगता। अक्ष गुस्से में बोला, क्या प्रॉब्लम में है तुम? है मुझे बार बार क्यों ये बकवास बातें करती हो तुम? श्रेयांशी भी गुस्से में बोली, जो सच है, जो देखा वो बोल रही हूं मैं तुमसे। वो लड़की कौन थी? अक्ष अक्ष गुस्से में दांत पींचते हुए बोला, तुम है क्या लगता है मैं काम करने की जगह बाहर ये सब करने जाता हूं? देखो ऐसी हरकतें तुम करती होगी, मैं नहीं। वैसे भी अभी भी उस अरहान के साथ घूमती हो ना तुम? श्रेयांशी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरहान मेरा दोस्त है और कुछ नहीं। ऐसी बातें तुम सोच भी कैसे सकते हो? तुमसे शादी हुई है मेरी, हमारा बच्चा है अक्ष, मैं प्यार करती हूं तुमसे। अक्ष गुस्से में बोला, जैसे तुम मेरे बारे में वो सब सोच सकती हो। श्रेयांशी बोली, मैंने अपनी आंखों से। अक्ष गुस्से में चीखते हुए बोला, आंखों देखा सच नहीं होता श्रेया, और तुम्हें जो समझना है समझती रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, समझी तुम? वो बच्चा तेज आवाज सुनकर आंखें कसकर बंद कर लेता, फिर रोते रोते घर से भागते भागते बहुत दूर कहीं चला आता है। उसके कदम एक पहाड़ी के ऊपर आकर रुकती है। सामने देखता है तो एक 4 साल की बच्ची भी वही खड़ी होकर रो रही थी। वो जाकर बच्ची के पास खड़ा होकर बोला, आज भी बुआ जी और फूफा जी लड़ाई कर रहे थे। बच्ची सिसकते हुए बोली, मामा मामी भी। दोनों से ढलते सूरज को देखा। यह वही पहाड़ी थी जिस पर कहानी की शुरुआत हुई थी, जिससे अक्ष और रूक्ष की यादें जुड़ी हुई थी। वही जगह, वही पहाड़ी, वही तारिक। बच्चा बोला, तुम्हें जादू पर विश्वास है? बच्ची बोली, काश सच में कोई जादू होता। बच्चा बोला, चल मैं तुझे जादू दिखाता हूँ। 2 बच्चे पहाड़ी के ऊपर खड़े थे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। बच्चा बोला, तुम्हें पता है ये जादुई पहाड़ी है। पापा ने बताया था, यहाँ से 2 बच्चे कूद गए थे और वो दोनों पास्ट में चले गए। हम भी कूद जाते हैं, हम भी पास्ट में जाकर मम्मी पापा के बीच प्यार करवा देंगे, फिर हमारा परिवार हैप्पी हैप्पी हो जाएगा।
वो बच्ची खुशी से बोली, सच में? बच्चा बोला, हाँ सच में, चलो आंखें बंद करो। दोनों बच्चों ने आंखें क्या? बच्चा मन में बोला, ये पहाड़ी जादुई है या नहीं नहीं पता, लेकिन अगर जादुई नहीं है, हम पास्ट में नहीं गए तो भगवान के पास चले जाएंगे, तब शायद मम्मी पापा को एहसास हो कि उन्हें और झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये कहकर दोनों कूद गए। फ्लैशबैक एंड। तक्ष्वी ने दरवाजे की तरफ देखा तो आन्या, धैर्य, धीर और आर्यमान अंदर आए। आन्या ने तक्ष्वी के सर कर सहलाते हुए प्यार से कहा, कैसा है मेरा बच्चा? तक्ष्वी बोली, अच्छी हूं नानी। आर्यमान बोला, अच्छा सुनो प्रिंसेस। तक्ष्वी ने सवालिया नजरों से आर्यमान को देखा। आर्यमान बोला, तुम्हारे इलाज के लिए हम तुम्हें 1 साल के लिए कनाडा भेज रहे हैं। तक्ष्वी मुंह बनाकर बोली, लेकिन क्यों? मुझे यही रहना है मम्मी पापा और भाइयों के साथ। आर्यमान ने परेशान होकर धीर की तरफ देखा। तक्ष्वी वापस भूल चुकी थी कि एआर का एक्सीडेंट हो गया है और दोनों मिल भी नहीं रहे हैं। धीर ने पलकें झपका दी तो आर्यमान ने गहरी सांस लेकर कहा, प्रिंसेस, आपको ठीक होना है ना? तो प्लीज चली जाइए कनाडा, बस 1 साल की तो बात है। तक्ष्वी बोली, मेरे साथ कोई नहीं जा रहा। धीर बोली, कनाडा में मेरे बुआ और फूफा जी रहते हैं, तुम उन्हीं के साथ रहोगी। तक्ष्वी मुंह बनाकर बोली, यह क्या जबरदस्ती है? मैं दूसरे के घर में क्यों रहूंगी? कनाडा में हमारा खुद का विला है ना। आर्यमान बोला, तुम्हें अकेले इतने बड़े विला में क्यों रहने देंगे भला? और बुआ और फूफा जी दोनों ही डॉक्टर हैं, तुम्हारा ख्याल भी रख सकते हैं। अब कोई नखरे नहीं, तुम जा रही हो बस। तक्ष्वी कुछ सोचते हुए बोली, ठीक है, लेकिन मेरे साथ और कोई जाएगी? आर्यमान आंखें छोटी कर बोला, कौन? तक्ष्वी बोली, चलो बच्ची, बाहर आ जाऊं। बिस्तर के नीचे से निकलकर बच्ची सबके सामने आकर खड़ी हो गई। सभी लोग उस बच्ची को देखकर हैरान थे। आर्यमान बोला, ये कौन है? तक्ष्वी बोली, मेरी न्यू फ्रेंड, ये चलेगी मेरे साथ। आन्या बोली, यह है कौन? कहाँ से आई है? इसके मम्मी पापा कहाँ है? तुम इससे कब मिली? तक्ष्वी बोली, इसका यहाँ कोई भी नहीं है, इसलिए यह मेरे साथ रहेगी। आर्यमान बोला, ऐसे कैसे? मुझे पता लगाने दो पहले, ये बच्ची है कौन? वैसे बच्चे, नाम क्या है तुम्हारा? अब के मम्मी पापा का नाम क्या है? तक्ष्वी मन में बोली, अगर इसने मुझे मम्मा बोल दिया तो कितना अजीब लगेगा, मुझे तो डर लग रहा है। तक्ष्वी आपने नाखून चबाने लगी। तभी बच्ची ने तक्ष्वी की तरफ देखा, फिर कहा, मेरा नाम तक्षिका है, सभी मुझे ताक्षी बुलाते हैं। और मम्मी पापा का नाम? उसने तक्ष्वी को देखा, जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। बच्ची ने वापस आर्यमान को देखकर कहा, नहीं पता। तक्ष्वी ने खुशी से अपनी आंखें खोली, फिर मन में बोली, काफी स्मार्ट है ये तो, वैसे होगी ही ना मेरी बेटी जो है। तक्ष्वी बोली, चलो अब बताऊं, जाने दोगे या नहीं? आर्यमान बोला, बच्ची के बारे में मुझे पहले सब कुछ पता लगाना है, उसके बाद सोचेंगे। तक्ष्वी ने मुंह बना लिया। आर्यमान वहां से चला गया। आन्या बोली, बच्चे भूख लगी होगी ना, चलो मेरे साथ आ जाऊं। आन्या तक्षिका को लेकर बाहर चली गई। तक्ष्वी मुंह बनाकर बोली, मुझे भी तो पूछो, भूख लगी है मुझे भी। धीर बोली, तुम कुछ देर के लिए कुछ नहीं खा सकते, अभी एक टेस्ट करना बाकी है। तक्ष्वी मुंह बनाकर बिस्तर पर लेट गई। श्रेयांशी ने बच्चे को खुद से दूर किया और कहा, अच्छा चलो तुम मेरे साथ रहना, हम मिलकर तुम्हारी बहन और तुम्हारे मम्मी पापा को ढूंढेंगे। अभी चलो, हमें देशवाल हवेली जाना है। देशवाल हवेली का नाम सुनकर बच्चा एक्साइटेड हो गया, क्यों वो अपने दादा दादी से मिलने वाला था। तश्वी संभाले नहीं संभल रही थी आदिश से। अनन्या वहीं पर थी। आदिश गुस्से में बोला, कोई पानी लेकर आऊं? अनन्या ये सुनकर बोली, मैं अभी लेकर आती हूं। वो वहां से चली गई तो आदिश ने तश्वी को गोंद में उठा लिया और वॉशरूम में ले जाकर शावर के नीचे खड़ा कर दिया। सर पर ठंडा पानी पड़ते ही तश्वी थोड़ा थोड़ा शांत हुई और सिसकने लगी। आदिश उसे समझाते हुए बोला, तशु तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये बेवजह आंसू बहाना बंद करो। वो दोनों हमारे बच्चे हैं, हैं वह, इतनी आसानी से कोई उन्हें नहीं मार सकता, समझ क्यों नहीं रही तुम? तश्वी आदिश के सीने पर मुक्के मारते हुए बोला, तुम होगे हार्टलेस, में नहीं हूं। पता नहीं मेरे बच्चे कैसे होंगे, कहाँ होंगे। अपने बच्चों के एक्सीडेंट का सुनकर रोना भी नहीं चाहिए क्या मुझे? आदिश तश्वी को गुस्से में देखकर हंसने लगा। तश्वी आदिश को घूरते हुए बोली, हंस क्या रहे हो, जाकर अक्ष और रूक्ष को ढूंढो। आदिश वहां से जाते हुए बोली, हाँ हाँ जा रहा हूं। आदिश क्लोजेट रूम में चला गया क्योंकि वह भी भीग चुका था। थोड़ी देर बाद वह नीचे आ गया। अनन्या और तश्वी ऊपर कमरे में थे। आदिश जाने लगा तभी उसकी नजर श्रेयांशी पर गई जो एक बच्चे के साथ अंदर आ रही थी। आदिश बोला, ये बच्चा कौन है श्रेया?
श्रेयांशी बोली, पापा ये बच्चा मुझे रास्ते पर मिला था, बहुत रो रहा था, इसकी फैमिली खो गई है, तो क्या जब तक इसके परिवार वाले नहीं मिल जाते यह मेरे साथ रह सकता है? तभी सोफे पर बैठी बुआ जी ताना देते हुए बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, घर नहीं ये तो धर्मशाला है ना, किसी को भी ला सकते हो यहाँ। श्रेयांशी भी चिढ़ते हुए बोली, धर्मशाला है इसलिए तो आप भी यहाँ हो। बुआ जी गुस्से में बोली, जुबान संभाल कर लड़की, वैसे भी विधवा है तो अब सफेद चादर पहन ले। श्रेयांशी भी गुस्से में बोली, विधवा हूं आपकी तरह छोड़ी हुई औरत तो नहीं। बुआ जी गुस्से में चिल्लाती है, ए लड़की। वो बच्चा बोला, लेकिन मम्मा विधवा क्यों होगी, पापा तो जिंदा है ना। आदिश हैरान होकर बोला, पापा मतलब। वो बच्चा बोला, अरे पापा मतलब पापा, अक्ष देशवाल। तीनों ये सुनकर हैरान हो गए। आदिश सख्त आवाज में बोला, तुम्हें कैसे अक्ष जिंदा है? वो बच्चा सर खुजाते हुए बोला, क्योंकि बस मुझे पता है। तक्ष्वी चिल्लाते हुए बिस्तर पर बैठ गई। उसका पूरा शरीर पसीना पसीना हो रहा था। वो जोर जोर से हांफने लगी थी। सभी अंदर आकर तक्ष्वी को देखने लगे। तक्ष्वी भैया भैया बोलकर रोने लगी। आन्या उसे गले लगाकर उसे शांत कराने लगी। धीर परेशान होकर बोली, आर्य हमें तक्षु को जल्दी कनाडा भेजना होगा। वो अक्ष और रूक्ष की मौत के बारे में भूल चुकी थी, लेकिन उसने सपने वापस वो सब महसूस किया और अब रोने लगी। ऐसे हमेशा वो इस दर्द को महसूस करती रहेगी। इसका इलाज होना बहुत जरूरी है, प्लीज जल्दी कुछ करो। आर्यमान बोला, लेकिन धीर वो चाहती है कि वो बच्ची उसके साथ जाया, और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं लेकिन बच्ची का कुछ पता नहीं कर पा रहा। वो बच्ची हॉस्पिटल में कैसे आई यह तक मुझे पता नहीं चल रहा। धीर आर्यमान को समझाते हुए बोली, आर्य वो बस एक छोटी बच्ची है, क्या करेगी वो तक्षु के साथ? ज्यादा सोचो मत, हमारे लिए फिलहाल तक्षु इम्पोर्टेंट है। कुछ देर सोचने के बाद आर्यमान भी मान गया। सोफे पर बैठा आज शराब पीते हुए बोला, इतने कमजोर नहीं है वो दोनों की एक छोटे से एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाया। आखिर है कहाँ ये दोनों? इन दोनों की वजह से मेरी लव स्टोरी में फुल स्टॉप लग चुका है। उस बुड्ढे की तो भजन कीर्तन करने के टाइम पर अपने पोते का घर उजाड़ रहा है। जीत मुंह दबाकर हंस रहा था। उसे आज की बातें और हरकतें बहुत फनी लग रहा था। आज गुस्से में उसे घुरते हुए बोला, हंस क्या रहे हो? जाऊं और जाकर ढूंढो मेरे सालों को, वो दोनों नहीं आएंगे तो मुझे जाना पड़ेगा भजन कीर्तन करने। जीत हाँ में सर हिलाकर अपनी हंसी मुश्किल से कंट्रोल कर वहां से चला गया। आज आंखें बंद कर बोला, सच प्यार कमाल की चीज है, पागल को भी पूरा पागल कर देता है। कुछ दिनों पहले खुद को मारने के लिए बंदूक लेकर खड़ा था और आज खुद पागलों की तरह उन्हें ढूंढ रहा हूं, ये सोचकर वह दोनों जिंदा हो बस। जीत बाहर जाकर पागलों की तरह हंसने लगा, जो देखकर गार्ड्स हैरान थे और एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। जीत हंसते हुए बोला, सच में प्यार किसी को भी बदल सकता है। मतलब जो इंसान मजाकिया बातों से चिढ़ता था आज खुद कुछ भी बोले जा रहा था। जीत वापस से हंसने लगा, तभी पीछे से एक रोबदार आवाज आई, बड़ी हंसी आ रही है। ये सुनकर जीत की सिट्टी पिट्टी गुम हो गया। उसकी हंसी कब का गायब हो चुकी थी। फिलहाल वो सीधा खड़ा होकर आंखें बंद कर खड़ा मन में बोल रहा था, हे भगवान इस राक्षस से बजा ले, मैं तुझे 101 लड्डू चढ़ा दूंगा, प्लीज बजा ले। आज विला से बाहर आते हुए अपनी रोबदार आवाज में बोला, ज्यादा हंसी आ रही है ना तो जाऊं जाकर थोड़ा रो लो। वो गुस्से में बोला, लेकर जाऊं इसे? दो गार्ड्स उसे पकड़ने के लिए आगे आया तो जी गुस्से में बोला, वही रुक जाऊं, मुझे हाथ भी लगाया तो तुम लोगों की खैर नहीं, हाथ मत लगाना। आज ने घूर कर जीत को देखा तो जीत यह महसूस कर झूठी हंसी के साथ बोला, हाथ मत लगाना, मैं खुद चल रहा हूं। वो मुंह बनाकर गार्ड्स के साथ चला गया। आज जाकर कार में बैठ गया। कार तेज रफ्तार के साथ सड़क पर दौड़ने लगी। आदिश सोफे पर बैठकर सामने देख रहा था। सामने प्रोजेक्टर पर मेडिकल रिपोर्ट शो हो रहे थे। आदिश शराब का एक एक घूंट लेते हुए सभी रिपोर्ट बड़े ध्यान से देख रहा था। वो शराब के ग्लास को हल्का हल्का घुमाकर आंखें बंद 2 उंगलियों से अपने फोरहेड को रब करते हुए खुद से बोला, आखिर क्या कर रहे हो तुम दोनों? कहाँ हो? क्यों ये सब? आज सिगार के कस लेते हुए सामने खड़े गार्ड की बात सुन रहा था। गार्ड बोला, बॉस उस एक्सीडेंट में कार पूरी तरह डैमेज हो चुका था। वो से 2 लोगों की बॉडी पाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक वो दोनों डेड बॉडी एआर की ही है। आज सिगार के कस लेते हुए बोला, क्या फायदा, जहां से रिपोर्ट बनकर आई है वो जगह ही उन दोनों का है। मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्या करने गए हैं दोनों जो खुद को मरा हुआ घोषित कर दिया दुनिया के सामने।
अरे मरे तो मरे, मेरी लव स्टोरी में भी फुल स्टॉप लगाकर चले गए, दिमाग खराब कर रखा है। जीत अपना एक पैर खींचते हुए अंदर आया। उसका एक हाथ टूट चुका था। वो अपने गाल को छूते हुए बोला, हाय मार डाला, मार डाला, मारा डाला। उसे ऐसे गाना गाते देखकर सभी गार्ड्स मुंह दबाकर हंसने लगे। आज घुरकर उसे देख रहा था। जीत अपने पैर को खींचते खींचते आज के पास आकर बोला, देख तूने मेरी हालत क्या कर दी, फिर भी मैं तुझे एक इम्पोर्टेंट खबर देने आया हूँ। सच कहूं तो तेरे लिए बहुत दुख की खबर है। जीत मुस्कुरा उठा, जिससे वापस उसके मुंह में तेज दर्द उठा और वो गाल पर हाथ रखकर बोला, आहा। आज उसे आंखें छोटी कर देख रहा था। जीत गाल पर हाथ रखकर बोला, आहा, अब तो खुश होने पर भी लगता है हंसना मुश्किल हो जाएगा मेरा, लेकिन मैं बहुत खुश हूं। वो आज की तरफ देखकर बोला, तुम्हारी प्रेमिका इलाज के लिए विदेश जा रही है। कहाँ जा रही है किसी को पता नहीं। आप ढूंढो अपनी गर्लफ्रेंड को भी और अपने सालों को भी। आज उसे घुरते हुए बोली, जल्दी पता लगाऊं वो कहाँ जा रही है। जीत बोला, विश्व में कुल 195 देश हैं, सभी में जाकर ढूंढो, एक साल बाद तो मिल ही जाएगा। आज बोला, तुम शायद भूल चुके हो मैं आज हूं। जीत बोला, और तुम शायद भूल चुके हो वो तक्षवी देशवाल है। जन्म से ही बंदूक से खेली है, वह भी असली बाली। वैसे मैंने सुना है पैदा होने वाली थी तब भी उनके ऊपर हमला हुआ था और उसकी मां ने प्रेगनेंसी में ही उनके साथ फाइट की थी, इसलिए शायद वो इतनी अच्छी फाइट है। आज घुरकर उसे देख रहा था। वो रोबदार आवाज में बोला, कहना क्या चाहते हो। जीत बोला, यही कि उसने तुम्हें सामने देखा ना तो जान ले लेगी तुम्हारी, तो अच्छा होगा कि एक साल तक इंतजार कर ले और इस एक साल में अपने सालों को भी ढूंढ ले। समझ आई बात। आज को जीत की बात सही लगी। बिना सबूत के कि उसने एआर का एक्सीडेंट नहीं करवाया, तक्षवी के सामने जाने का कोई मतलब नहीं है। सही है, उससे अच्छा वो ह को ढूंढ ले। तक्षवी मुस्कान के साथ बोली, वैसे तुम एक्साइटेड हो। हम कनाडा जा रहे हैं। तुम पहले कभी गई हो कनाडा। तक्षिका मुस्कान के साथ हाँ में सर हिलाकर बोली, हाँ पापा के साथ बहुत बार। तक्षवी बोली, ओ वाह, वैसे तुम जहां रहती हो वो घर कितना बड़ा है। तक्षिका बोली, बहुत ज्यादा बड़ा। तक्षवी आंखों में चमक लेकर बोली, देशवाल हवेली से भी बड़ा। तक्षिका उदास होकर बोली, नहीं। तक्षवी यह सुनकर मुंह बनाकर बोली, मतलब मैं देशवाल परिवार से गरीब परिवार में जाऊंगी। तक्षिका ये सुनकर बोली, लेकिन हमारी उत्तराखंड वाली जायसवाल हवेली बिल्कुल देशवाल हवेली जितनी बड़ी है। तक्षवी मुंह बनाकर बोली, क्या फायदा, वो जायसवाल हवेली सिर्फ मेरा ही थोड़ी होगा, तुम्हारे पापा के भाइयों को भी तो मिलेगा ना। तक्षिका नामे सर हिलाकर बोली, अरे नहीं, वो हवेली सिर्फ हमारी ही है। उत्तराखंड में 2 हवेली है, हमारी नई हवेली में हम रहते हैं और पुरानी हवेली में बाकी परिवार, और दोनों हवेली ही पापा के हैं। पापा कुल के राजा है ना, इसलिए। तक्षवी की आंखें चमक गई। वो खुशी से बोली, क्या बात कर रही हो। वैसे रूमान जायसवाल तुम्हारा कुछ लगता है क्या, या ये जायसवाल अलग है। तक्षिका बोली, वह मेरे चाचू है। तक्षवी का कंफ्यूज्ड होकर बोली, रूमान का कोई बड़ा भाई भी है, आज पता चला, अभी इंटरनेट पर देखती हूँ। तक्षवी मुंह बनाकर फोन में देखते हुए बोली, यहाँ तो जायसवाल खानदान का बड़ा बेटा रूमान को ही दिखता जा रहा है। वैसे क्या पता मेरा पति नाजायज बेटा हो, उम्र में बड़ा होने की वजह से वह राजा बन गया हो। तक्षवी ने बच्ची को देखा। उसकी आंखें बिल्कुल उसी की तरफ नीली थी। ये देखकर वो बोली, वैसे तुम्हारे पापा के आंखों का कलर क्या है। तक्षिका याद करते हुए बोली, पिंक एंड ऑरेंज। तक्षवी मुंह बनाकर बोली, कौन से ग्रह का प्राणी है ये जिसके आंखों का रंग पिंक एंड ऑरेंज है। एनिमे का कैरेक्टर है क्या जो पीला हरा सब रंगों की आंखें हैं। तक्षिका कंफ्यूज्ड होकर तक्षवी को देख रही थी, जो देखकर तक्षवी एक गहरी सांस लेकर बोली, अच्छा ये कौन सा कलर है। तक्षिका ने बड़े ध्यान से उस तरफ देखा और बोली, रेड। तक्षवी सर पर हाथ रखकर बोली, रेड नहीं ग्रीन है वो। अच्छा ये कौन सा कलर है। तक्षिका ने उस कलर को देखकर कहा, येलो। तक्षवी सर पर हाथ रखकर बोली, पर्पल है ये। तक्षवी को और कुछ याद आया तो वो बोली, यह बताऊं मेरी शादी कौन से ईयर में हुई थी। तक्षिका अंगुली में गिनते हुए बोली, 2003। तक्षवी शौक होकर बोली, क्या, मैं तो पैदा ही नहीं हुई थी इस ईयर में। लगता है तुम्हें नंबर में भी कंफ्यूजन आती है। ईर मेरी बेटी होकर पढ़ाई में इतनी कमजोर हो। नहीं नहीं, गलत बोल दिया, मेरी बेटी हो इसलिए पढ़ाई में इतनी कमजोर हो। सब कुछ मुझे ही लेना था, क्या अपने पापा से भी कुछ ले लेते। तक्षिका एकटक तक्षवी को देख रही थी। तक्षवी थोड़ा डरते हुए बोली, अच्छा ये बताऊं मैं फ्यूचर में कुछ बनती भी हूं या नहीं। तक्षिका कंफ्यूज्ड होकर तक्षवी को देखने लगी, जो देखकर तक्षवी सर पर हाथ रखकर बोली, अब कैसे समझाऊं इसे।
तक्षिका मुस्कान के साथ बोली, आप तो सुपरस्टार हो। तक्षवी ने हैरानी से उसे देखा तो वो बोली, हाँ आप बहुत अच्छा गाना गाती हो। तक्षवी एक्साइटेड होकर बोली, और मैं सुपरस्टार कैसे बनी पता है? तक्षिका ने ना में सर हिला दिया। तक्षवी मुंह बनाकर बोली, क्या ये पता करना था ना? पता होता कैसे सिंगर बनी तो अभी से वो काम शुरू कर देती। तक्षिका कुछ देर तक तक्षवी को देखती रही, फिर बोली, मम्मा मुझे भूख लगी है। तक्षवी शौक कर इधर उधर देखने लगी, फिर बोली, अरे मुझे मम्मा मत बुलाओ, कोई सुनेगा तो कैसा लगेगा, तुम मुझे दीदी बुलाना। तक्षिका सर खुजाते हुए बोली, मम्मा को दीदी कैसे बुलाऊं? तक्षवी बोली, अच्छा तो फिर। कुछ देर तक सचने के बाद वो बोली, तुम मुझे टीजे बुलाना। तक्षिका कंफ्यूज्ड होकर बोली, टीजे? तक्षवी बोली, तक्षवी जी। तक्षिका ने कुछ देर तक सोचा, फिर ओके कर दिया। श्रेयक्ष बालकनी में खड़ा होकर चांद की तरफ देखते हुए बोला, कहाँ हो तुम ताक्षी? ठीक तो हो ना? अपना ख्याल रखना प्लीज, मैं ढूंढ लूंगा तुम्हें। तभी श्रेयांशी उसे आवाज देते हुए बोली, श्रेय आकर डिनर कर लो। श्रेयक्ष भी अंदर आ गया। तक्षिका खिड़की से बाहर देखते हुए मन में बोली, कहाँ हो आप भाई? मैं यहां से बहुत दूर जा रही हूं, कैसे ढूंढ पाऊंगी आपको? तक्षवी ने देखा तक्षिका की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो तक्षिका को देखकर बोली, यह क्या सपने में रो रही है? आंखें तो बंद है। तक्षवी उसे इग्नोर कर जाने लगी, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा। पता नहीं क्यों उसके आंखों में आंसू देखकर उसे भी दिल में अजीब सा फील हो रहा था। तक्षवी ने तक्षिका की आंखों से आंसू पोंछकर उसे अपने गले से लगा लिया। तक्षिका भी तक्षवी को हक कर सुकून से सो गई। एक शख्स ग्लास वॉल से बाहर के देख रहा था। उसने अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाल रखे थे। सामने पूरा खुला आसमान था। उस शख्स के आंखों में कोई भाव नहीं था। तभी सोफे पर बैठकर अपने पैरों को टेबल के ऊपर चढ़ाकर बैठा शख्स शराब का एक घूंट लेते हुए बोला, 1 साल हो गए हैं बॉस। तभी एक लड़की ब्लैक कलर का फॉर्मल सूट पहनकर वहां आई और सम्मान के साथ सर झुकाकर बोली, बॉस सब कुछ तैयार है। तभी दूसरे दरवाजे से एक और लड़की अंदर आई। उसने ब्लैक कलर का क्रॉप टॉप एंड शॉर्ट स्कर्ट पहना हुआ था। उसके हाथ में शराब का ग्लास था। वो उस ग्लास में रखे शराब में अपनी अंगुली घुमाते हुए सोफे पर बैठे शख्स के पास चिपक कर बैठ गई और अदा से बोली, मिस माया क्यों इतनी फिक्र करती हो? कभी एंजॉय कर लिया करो। हमारे बॉस इतने कूल हैं ही हमें हर चीज की परमिशन देकर रखा है। ये कहकर शराब घोल रहे उंगली को अपने मुंह में रख लिया। सोफे पर बैठा शख्स उसे घूर रहा था। उस लड़की ने शरारती मुस्कान के साथ अपनी उसी उंगली को उस शख्स के होठों पर रखा और आपने होंठ अपनी अंगुली के ऊपर रख दिया। उस शख्स ने एक झटके में उसी लड़की को धक्का दिया तो वह जमीन पर गिरकर तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, क्या बॉस 1 साल से अपनी बीवी से दूर हो? एक रात मेरे साथ गुजार लोगे तो कैसे पता चलेगा उसे? ऊपर से आप तो उससे प्यार भी नहीं करते। उसके हाथ में रखा शराब का ग्लास भी जमीन पर गिरकर टूट चुका था। वो शख्स थोड़ा गुस्से में बोला, जो भी हो मुझे उसे धोखा नहीं देना। ये सुनकर वो लड़की उठकर ग्लास वॉल से बाहर की तरफ देख रहे शख्स के पास गई और जाकर उसे पीछे से बड़े रोमांटिकली हग कर लिया और मदहोश आवाज में कहा, डार्लिंग किस सोच में गुम हो तुम? उस शख्स ने झटके से उसे अपने सामने कर उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर कहा, फालतू के काम छोड़कर काम पर ध्यान क्यों नहीं देती? वो लड़की तिरछी मुस्कान के साथ बोली, कम ऑन डार्लिंग, ये काम तो फेवरेट काम है मेरा। वो शख्स आंखें छोटी कर बोला, 2 लड़के एक साथ चाहिए क्या तुम्हें? वो लड़की बड़ी अदा के साथ अपने हाथों को उस शख्स के गले में टांग कर आकर्षक धीमी आवाज में बोली, मुझे तो सिर्फ चाहिए। वो शख्स ने के आईब्रो आपस में जुड़ गए थे। वो लड़की तिरछी मुस्कान के साथ बोली, और वैसे भी अगर मुक्ता तुम दोनों का प्यार हो सकती है, मैं क्या तुम दोनों की मिस्ट्रेस नहीं बन सकती? मुक्ता से तुम दोनों ही प्यार करते थे ना? ये सुनते ही उस शख्स ने गुस्से में उस लड़की को जमीन पर धक्का दे दिया। वो लड़की हंसते हुए बोली, सच कड़वा होता है मिस्टर रूक्ष देशवाल। मुक्ता का नाम आते ही सोफे पर बैठे शख्स की आंखें भी लाल हो चुकी थी, जैसे कोई अंगारे जल रहे हो। मिस माया वही खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। वो लड़की खड़ी होकर बोली, 1 साल से बाहर अपने मौत की खबर फैलाकर यहाँ यूक्रेन में बैठे हो, वह भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए। ये तो अच्छा नहीं है ना? रूक्ष ने गुस्से में उसकी कलाई पकड़ ली और खींचकर उसे ग्लास वॉल पर पटक दिया और उसे पास जाकर उसका गला दबाते हुए दांत पीचते हुए बोला, वो गर्लफ्रेंड नहीं थी मेरी। वो लड़की मुश्किल से बोली, तो क्या बीबी थी? ये सुनते ही रूक्ष ने उस लड़की को पीछे की तरफ धक्का दे दिया। खुद को संभाल कर वो लड़की हंसने लगी, फिर हंसते हुए बोली, क्या हुआ रूक्ष देशवाल? इस प्यार को क्या नाम दूं, जैसा लग रहा है क्या?
सोफे पर बैठा शख्स गुस्से में खड़ा होकर बोला, नफरत का नाम दो, धोखे का नाम दो, प्यार शब्द बना ही नहीं है उस लड़की के लिए। वो लड़की फिर से हंसते हुए बोली, लेकिन तुम्हारे भाई ने तो जिससे शादी की उसकी आंखें भी बिल्कुल उसी की तरफ है, और मुस्कान भी, तो अब क्या नाम दोगे इस प्यार को? अक्ष देशवाल रूक्ष गुस्से में दांत पींचते हुए बोला, बकवास बंद करो अपनी तमन्ना जोशी। तमन्ना मजाकिया हंसी हंसते हुए बोली, अब सच तुम्हें कड़वा लग रहा है रूक्ष। तुम दोनों के चक्कर में मेरी बहन की मौत हो गई थी, याद है या भूल गए? तमन्ना के आंखों में आंसू थे। वो बोली, आज भी याद है मुझे कैसे वो खून से लटपट पड़ी हुई थी, चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। और तुम्हारे उसी प्यार ने बेरहमी से मेरी बहन की जान ली थी, और आज तुम लोग उसे मारने से कतरा रहे हो, क्योंकि एक वक्त था जब तुम दोनों उससे प्यार करते थे। तमन्ना ये कहकर अपने ही ख्यालों में खो गई। एक लड़की भागी भागी दी दी आवाज देते हुए आई और पीछे से आकर तमन्ना को गले से लगा लिया। तमन्ना बैठकर कंप्यूटर पर कुछ काम कर रही थी। उसने मुस्कान के साथ कहा, अरे क्या हुआ, इतनी खुश क्यों है तू? कॉलेज का पहला दिन कैसा रहा? वो लड़की चहकते हुए बोली, बहुत 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 अच्छा रहा दी। और आपको पता है, आज मैंने किसी को अपना दोस्त भी बनाया, वो बहुत अच्छी है दी, बहुत ज्यादा अच्छी है वह। तमन्ना मुस्कान के साथ प्यार से बोली, और कौन है वह? नाम क्या है उसका? वो लड़की खुशी से बोली, मुक्ता नाम है उसका, मुझसे 2 साल बड़ी है, आपके जितनी होगी। तमन्ना थोड़ी हैरान होकर बोली, मतलब तेरी सीनियर है? वो लड़की खुशी से बोली, हाँ, लेकिन आपको तो पता है ना, मुझे खुद से ज्यादा उम्र के लोगों को दोस्त बनना अच्छा लगता है। तमन्ना खड़ी होकर उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, हाँ पता है, लेकिन संभल कर, ठीक है? वो लड़की हाँ में सर हिलाकर बोली, हाँ ओके। ये कहकर वो तमन्ना के गले लग गई। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।